स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो कि 2024 में हमारा बस अब बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं, उसके लिए सीबीएसई के सैम्पल पेपर को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। होने के लिए तो ये काफ़ी पहले रिलीज़ कर दिया जाता है सीबीएसई के द्वारा, लेकिन उस समय तक काफ़ी स्टूडेंट्स का सिलेबस कवर नहीं हो पाता, तो वो डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पाते चैप्टर्स के साथ, फिर बहुत सारे क्वेश्चन स्किप करने पड़ते हैं। अभी मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं इसे एक बार आप अगर अभी इस चैनल में पहली बार अगर यूट्यूब चैनल में आए हैं तो मेरा नाम प्रणव पांडे है, और यहाँ पर फिजिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, आपकी 11th-12th के लिए, यानी कि 10th 11th 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और साथ में जेई और नीट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर उनकी तैयारी के लिए आपके लिए चैनल हेल्पफुल हो सकता है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर मौजूद हैं तो, ठीक है। बाकी आपको पर्सनल असिस्टेंस मिल जाएगा व्हाट्सएप वगैरह में, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उससे मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर में हमारा पहला क्वेश्चन हम लेंगे, उससे पहले ये डिस्क्लेमर आपके सामने, जो जो चीज़ें रहती है, कितने मार्क्स का है, क्या क्या, वो सब आपको पता है। अब हम डायरेक्टली बढ़ रहे हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये पहला क्वेश्चन हमारा जो आया है, ये पूछा गया है आपका मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन पक्का आएगा और कॉन्सेप्चुअल टाइप आएगा, ये मान के चलो। और आपको अगर कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो आप अच्छे से कर पाओगे इसे, और जो जो रिलेटेड बातें हैं वो मैं यहाँ पे फटाफट से बोल भी देता हूँ। और देखो, वन शॉट्स को जरूर इस्तेमाल करो, क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या है ना, आप कंप्लीट चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। वन शॉट पढ़ोगे तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो जाती है वन शॉट में, जितना कुछ होता है, और एक क्विक रिवीजन आपका हो जाता है, क्योंकि बुक से उसी चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं तो बोरिंग सी आती है। अब इधर देखो, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ कि इफ ए इज इक्वल टू, कुछ दे रखा है, बोला ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, सच दैट ऐसा सा कुछ दे रखा है। अब समझो कि ए दे रखा है, कोई मैट्रिक्स का नाम है, और ये इसके एक जनरल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए आई जे। तो जनरली इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे कभी आप लिखोगे, मान लेते हैं हमारी जो मैट्रिक्स है 2 × 2 की है, तो इसका मतलब एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी रोज और कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो कुल मिला के वो ए मैट्रिक्स जो होगी, इसको मैं एक नाम देता हूँ A11, इसको नाम देंगे A12, इसको नाम देंगे A21, इसको नाम देंगे A22। आप जानते हैं ऐसा क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से। क्वेश्चन में साफ साफ बताया गया कि ये जो चीज होती है ना, आगे वाली आई और पीछे वाली जे बोलते हैं, और यहाँ पे भी साफ साफ दिख रहा है आपको। जनरली भी इसको ऐसे ही बोलते हैं, ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये आई हो गया, जे हो गया, और ये आई हो गया, और ये जे हो गया, इस तरीके से आपको साफ साफ बोला जा रहा है कि जब आई और जे अनइक्वल है, उस समय एलिमेंट 1 के इक्वल होगा। यानी अनइक्वल कहां पे है सर, आप देखोगे ये वाले अनइक्वल एलिमेंट्स है, क्योंकि इसमें आई और जे अलग अलग है, तो इसलिए इसका रिजल्ट क्या होगा, यहां पर 1 होगा और यहां पे 1 होगा। लेकिन जब आई और जे बराबर होते हैं, जैसे यहां पे 1 1 2 2, तो उस समय एलिमेंट 0 होना चाहिए। ये डेफिनेशन हमें दी गई है। एक्सरसाइज 3.1 का सीधा सीधा रेफरेंस है इसमें, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, और ये बहुत बेसिक की कैटेगरी में आते हैं, शायद आपको आता होगा समझ में। लेकिन ये ऑप्शन में होता तो डायरेक्टली, जल्दीबाजी मत करना प्लीज, देख लेना। आपसे पूछा गया है ए स्क्वायर, आपसे ए नहीं पूछा गया, तो ए स्क्वायर पूछा गया है, इसका मतलब यू नीड टू मल्टीप्लाई दैट ए विद ए अगेन। इसका मतलब 0 1, और ये हो जाएगा 1 0। और एक सिंपल सा, जो कि हम लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे करते हैं, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 0 0 का 0, फिर 1 1 का 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 0 1 का 0 और 1 0 का 0, उसके बाद 1 0 का 0 और 0 1 का 0, और फाइनली 1 1 का 1 और 0 0 का 0। और इस तरीके से आपके पास ओवरऑल रिजल्ट आएगा 0 0, ओ माय गॉड, ये आएगा 1 0। एक मिनट प्लीज, इधर देखेंगे, जो हमारा अल्टीमेट रिजल्ट आ रहा है, दिस इज समथिंग लाइक 1 0 0 1। तो इस तरीके का आपका रिजल्ट है। इसी को आप चाहो तो I2 भी बोल सकते हो, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी है, ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बेसिकली इसी को एग्जाम में I2 टाइप भी लिख सकते हैं, तो आप घबराओगे नहीं, आप समझ जाओगे क्या है। तो ऑप्शन 4 इसका ऑब्वियसली सही जवाब है। आगे बढ़ने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अच्छा है। देखो, इसमें ना हमारे 2-4 कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस कर देता हूं आपके साथ पहले, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, जो जो चीजें होती है। देखो सुनना प्लीज ध्यान से, इधर देखो। हमारे पास क्या होता है कि ए इनवर्स जो होता है, ये हमेशा याद रहेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें तो आपको जानते हैं, अगर आप स्टेट बोर्ड वगैरह में भी ये 6-6 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाता है, इनवर्स निकालना वगैरह, ठीक है। आप जानते हो कितना फेमस फॉर्मूला है ये वाला। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, माइनर से निकलता है, कोफैक्टर से निकलता है एडजॉइंट ऑफ ए। वो एक सिंपल सा प्रोसेस है, वो आपको पता है। अब हम देख रहे हैं हमें करना क्या है इस पूरी एक्सरसाइज में, इंपॉर्टेंट क्या चीज है इसमें। एक और जो रिलेशन है जो आपके अभी काम आएगा, वो ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए का अगर हम डेट लेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट और इनवर्स इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो कॉन्सेप्ट बहुत सारे बनते हैं। जैसे इसमें देखो, डिटर्मिनेंट है, और अभी फिलहाल इसको हम बोल सकते हैं डेट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1। इस तरीके का एक रिलेशन ध्यान रखना, यानी एडजॉइंट ऑफ ए का अगर हम डिटर्मिनेंट ले लें, डेट ले लें, तो वो डेट ऑफ ए की पावर n-1, वेयर n इज व्हाट द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि डिटर्मिनेंट हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं पहली बात, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर होगा 2/2 3/3 जो भी होगा, वो n यहां पर आ जाएगा। शायद आप मेरी बातचीत को थोड़ा समझ पा रहे होंगे। लेकिन ये एडजॉइंट ऑफ ए नहीं निकल रहा, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए इज अ काइंड ऑफ मैट्रिक्स,
उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ये। समझ रहे हो बात को? समझ गए आप सर, ये भी समझ गए। एक और बात देखो, आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी यूज होती है, कि ए इनवर्स का डेट लो या फिर ए का डेट लेकर उसका इनवर्स ले लो, दे बोथ आर वेरी सेम थिंग। इस प्रॉपर्टी को हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि इसका बहुत यूज होता है, आप देखना आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पक्का इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इन्हीं से ले देके क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ए डेट ए का होल इनवर्स यानी क्या 1 डेट ए। अब इसको एक बार थोड़ा सा अगर आप समझना चाहते हो तो आप फटाफट से समझ भी सकते हो। कैसे समझेंगे सर? सर क्या आप ये जानते हो कि ए इनवर्स बराबर आई होता है? बिल्कुल हम जानते हैं, क्योंकि -1 है जुड़ेगा 0 होगा, ए की पावर 0 1 होता है, और मैट्रिक्स की फॉर्म में 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कुल मिलाकर के हमारे पास इस तरीके का एक रिजल्ट है। अब क्योंकि मैं अगर दोनों तरफ डेट ले लूं, यानी ए इनवर्स डेट इज इक्वल टू डेट ऑफ आई बोलूं, अब यहां पे मेरे पास डेट जो होता है, ध्यान रखना, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में डेट जो होता है वो सेपरेबल होता है, यानी कि इसको हम ऐसे सेपरेट कर लिख सकते हैं, जैसे मैंने ऐसे लिखा, और डेट ऑफ आई कितना होगा 1 होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट लोगे 1 आएगा। जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जो अभी मैंने किया था, कहां गया हो, ये वाले क्वेश्चन में भी अगर आप इसका डेट लेके देख लो 1 ही आएगा। तो इस तरीके से आना ही आना है उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है, तो फिलहाल अगर आपको ये समझ में आ गया तो यहीं से अगली लाइन आपको समझ में आ चुकी होगी कि इसका इनवर्स बराबर 1 डेट है, और वही चीज मैंने ऊपर पे लिखी है। शायद आपको समझ में आ गया होगा क्यों होता है, ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है। आई गेस आपको यहाँ पर ये भी समझ में फिलहाल के लिए आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, और कुछ प्रॉपर्टीज जो इससे रिलेटेड है, लिंक करती हैं, वो है ए बी का होल इनवर्स बराबर सर बी इनवर्स और ए इनवर्स। ऐसा ही होता है ट्रांसपोज निकालते समय भी। मेरा मकसद है इसके थ्रू आपका रिवीजन कराना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन करा के जाने का मकसद नहीं है, मकसद है कि उसका आपके से रिवीजन भी हो जाए। तो ये ध्यान रखना, हमेशा जब भी प्रोडक्ट में कभी दो मैट्रिक्स होती हैं, उनका इनवर्स निकालते हैं, तो वो बी इनवर्स ए इनवर्स इस तरीके से निकलेगा। बिल्कुल ध्यान रखना, ऑर्डर बदलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि प्लस में क्या ये होगा, तो प्लस में ये नहीं होता, ध्यान रखना बिल्कुल। ए प्लस बी का होल इनवर्स, अगर आपसे कोई बोले कभी भी कि ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स टाइप का कुछ होगा क्या, क्योंकि आप जानते हैं एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है, 2 + 3 3 + 2 एक ही बात है। वैसे ही मैट्रिक्स में बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स या ये दोनों बातें तो एक है, ये दोनों तो नो डाउट आपस में इक्वल होंगे, लेकिन ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। इस चीज को वैसे बेसिकली आपके +2 में ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता है, क्योंकि प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, आईएससी बोर्ड में ज्यादा इसका जिक्र किया जाता है, अदरवाइज इसका प्रॉपर आंसर निकलता है, लेकिन वो कभी भी इनके सेपरेट इनवर्स के सम के इक्वल नहीं होता। तो ये छोटी सी बात है, आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। इसी तरीके से कल को आपको कोई बोल दे कि डेट ऑफ ए बाई डेट ऑफ बी है फॉर एग्जाम्पल, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये डेट ऑफ ए और डेट ऑफ बी आराम से इसको लिखा जा सकता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? यानी मैं ये कहना चाहता हूं कुल मिलाकर के कि जैसे मैंने यहाँ पे, अच्छा आपको बताया नहीं मैंने, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं ये मुझे ऐसा लगा कि मैंने बता दिया है, पता नहीं क्यों। तो ये चीज कभी भी लिखी हो डेट में, तो आप ध्यान रखना डेट में हमेशा प्रोडक्ट और जो ये आपका डिवीजन होता है, ये दोनों के दोनों सेपरेबल होते हैं। आप देख पा रहे हो कि हाँ मैंने यूज किया था इसे, तभी मैं कहूँ मुझे लग रहा था कि मैंने बोला, ठीक है। तो आप देख रहे होगे कि ये सेपरेबल होते हैं हमेशा प्रोडक्ट में, डिटर्मिनेंट ध्यान रखना। डिवीजन में भी होते हैं, प्रोडक्ट और डिवीजन में होते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं होते। प्लीज ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। और इसी को बेस बनाकर इन्होंने हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया। आप इस चीज को जो आपको यहाँ पर दिख रही है, प्लीज आप इसे एक बार अच्छे से नोट कर लो, ठीक है ना, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, 1 मिनट रुक जाऊँगा, 1 मिनट प्लीज। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया था छोटा सा, मैं आपको दिखाता हूँ वो प्रॉब्लम क्या है। 1 सेकेंड प्लीज वेट। इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपके लिए नोट्स खुद ही बना दिए यहाँ पर, ठीक है। आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अगर हमें दिख रहा है पहला क्वेश्चन है ए बी का इनवर्स, हमें बताना है कौन इनकरेक्ट है, प्लीज ध्यान रखना, करेक्ट नहीं बताना। ए बी का इनवर्स, लेकिन उसका बताया जा रहा है डेट। आप ये बात समझो, ये जो चीज लिखी है कांट आई जस्ट से लाइक दिस कि 1/b लिखा हुआ एक तरीके से, यानी a × 1, तो दूसरे शब्दों में ये a/b लिखा हुआ है ऐसे करके। और मैंने भी आपको बताया कि ये सेपरेबल होता है, यानी कि डेट a/डेट b बोला सकता है। तो पहला वाला क्वेश्चन आपको शायद क्लियर हो चुका होगा कैसे करके मैंने लिखा। क्या आपको इसमें क्लैरिटी आ रही है? अच्छा एक बार आपको एक चीज की और शायद क्लैरिटी आपको ना आ रही होगी। देखो मैं आपको बताता हूँ इसको दूसरे अंदाज में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों को ना यहाँ पे डाउट होता है। जब मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया था तो कई बच्चों को इसमें डाउट था, जो डाउट पूछा था उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते हो। आप बोलोगे सर आपने कहा था कि डेट में दोनों चीजें सेपरेबल होती है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। और सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी चीज का इनवर्स का डेट या उसके डेट का इनवर्स एक ही बात होती है। क्या कहना चाह रहे हो सर आप? सर मैं कहना चाह रहा हूं ये, क्या आप मेरी बात समझे? अभी पीछे प्रूव किया था, और इसको फिर हम बोल सकते हैं फाइनली ये। तो ये बहुत क्लैरिटी के साथ, अब दूसरा वाला शायद आपको समझ में आ गया होगा। पहला वाला भी थोड़ा सा एक जंप मार के किया था, लेकिन दूसरा वाला क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा मामला। अच्छा बी प्रॉपर्टी क्या है सर? बी यानी कि ये तो सही है सर, ये गलत नहीं है। उसके बाद सेकंड वाला क्या है कि ए बी
का होल इनवर्स, और मुझे लगता है कि ये भी आप आराम से कर लोगे क्योंकि ये भी सेम चीज है। अब ये भी उस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, कौन सी वाली, इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है जो यहां यूज करी मैंने। यानी कि आपको इनवर्स लेकर डिटर्मिनेंट करो या डिटर्मिनेंट लेकर इनवर्स करो, एक ही बात है। इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसका पहले डिटर्मिनेंट ले लूं और फिर इसका इनवर्स लूं, ऐसा लिख सकता हूं क्या वैसे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं चाहूं तो उसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, डेट ऑफ ए और डेट ऑफ बी, ऐसे करके मैं इसे ब्रेक कर सकता हूं। लेकिन ध्यान रखना है कि इसका होल इनवर्स है, यानी इस पूरे का होल इनवर्स है। और इस पूरे का होल इनवर्स का मतलब क्या हो गया, ये पूरी की पूरी चीज नीचे चलेगी, और आप शायद समझ पा रहे होंगे इसका रिजल्ट क्या आ गया, यानी कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अब रही बात तीसरे की, तो ये मैंने आपको बताया बिल्कुल प्रॉपर्टी है, इस पर हम बिल्कुल नहीं जा रहे कि कैसे करना है। वैसे एनसीईआरटी के आप देखोगे वहां पे एकदम बता रखा है, प्री मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करके ये प्रॉपर्टी प्रूव होती है। लेकिन ये इतनी फेमस है कि हम सभी लगभग इसे जानते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में कितने बार आपको वेरीफाई करने के लिए इसे कहा गया है, ए और बी की वैल्यू रख रख के देखने के लिए। तो ध्यान रखना, ट्रांसपोज में भी यही होता है, पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे चले जाता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी सरासर गलत है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए इनवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता। एक बात ये ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होता है, ये एनसीईआरटी वगैरह में आपको नहीं दे रखा। अगर हम थोड़ा सा एक अप टू द लेवल जाते हैं, थोड़ा सा, बहुत हाई नहीं है, तो हमें एकदम से समझ में आता है कि इसका प्रॉपर आंसर क्या होता है। थोड़े बहुत प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करने पड़ते हैं, लेकिन ये हमें समझ में आता है हमारे सिलेबस में, ये हमारे सिलेबस में, ये तीसरा हमारे सिलेबस में है, तीनों करेक्ट है, तो चौथा ही एक तरह से इसका इनकरेक्ट आंसर है। मैंने आपको बता भी दिया रीजन वगैरह, लॉजिक जो थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टेक्स। मैं चाह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन के थ्रू उसकी आगे पीछे की थोड़ी बहुत हिस्ट्री बता दूं, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं एक क्वेश्चन को इतनी देर तक। अब इधर देखो, अगर आपको ऐसे सही लग रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मुझे आगे के सेक्शंस भी कराने हैं। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, देखो कुल मिलाकर के बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि अगर हम देखें, जरूरत नहीं है ऐसे करने की जैसे मैं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत विजुलाइज हो जाए तो ठीक रहेगा। और यहां पर 3,0 होगा इस तरीके से, और 0,k, जरूरी नहीं है कि k पॉजिटिव नंबर है, ऐसा उन्होंने बोला नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि ऊपर की तरफ ही लो, नीचे भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा एक आदत रहती है, ऐसे ले लिया मैंने। तो कुल मिला के ये एक ट्राइंगल टाइप का आपको बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये हमसे बोल रहे हैं कि अगर इस ट्राइंगल का एरिया हमें दे रखा है 9 स्क्वायर यूनिट, यानी कि 9 यूनिट स्क्वायर है, तो आप k की वैल्यू बताओ। हमें समझ में आ रहा है कि सर ये क्वेश्चन सीधे सीधे हो जाएगा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से, क्योंकि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक्सरसाइज 3.5 या 6 ऐसे करके आपकी इस पर बेस्ड है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अगर आपको याद होगा, x1 x2 x3, और ये मैंने प्रॉपर्ली y1 y2 y3, जब मैंने आपको डिटेल लेक्चर बताए थे, मैंने प्रॉपर्ली आपको समझाया था कि अगर आप डिटर्मिनेंट को खोलोगे तो वही फॉर्मुला बनेगा जो आप क्लास 10th में यूज करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, x1 y2 माइनस y1, लेकिन इसके आगे हाफ होना बहुत जरूरी है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात, यही फॉर्मुला 10th क्लास में भी पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे हम उसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में पढ़ते हैं। x1 y1 क्या, किसी को भी बोल लो, x1 y1 ये हो गया, तो इसे x2 y2 बोल लो, और फिर इसे बोल दो x3 y3। सिंपल सा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है हमें 9 है, तो हम लिखेंगे 9 1/2, यहां पर वैल्यू डाल दो, x1 0 है, x2 3 है, x3 -3 है, तो कुल मिला के y1 कितना है, y1 k है, y2 0 है सर, y3 भी 0 है, और ये हो गया 1 1 1। तो बस आप इसे किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर दो, मैं 9 2 18 लिख दो पहले यहाँ पर, और यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है। पहले रो 1 के अलोंग अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद माइनस के के साथ, आप जानते हैं डिटरमिनेंट कैसे ओपन करते हैं, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, के में इसकी कॉलम, इसका रो गया, तो 3 1 3, और माइनस माइनस प्लस हो गया, इसके बाद +1 कर इसमें देखेंगे 3 0 का 0 0 0, तो 0 हो गया ओवरऑल। यानी कि आंसर आया 18 = प्लस का माइनस का 6k। अब मेरी बात को समझना, यहीं पर गलती होगी, यहीं पर गलती करेंगे करने वाले। गलती क्या करेंगे, आप मेरी बात समझो जरा। हमने जब भी पढ़ा है कि जब भी ये फॉर्मूला आता था, हम हमेशा बोलते हैं कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है हमारा। अब मुझे बताओ, क्या आपको किसी ने बताया कि के की वैल्यू प्लस है या माइनस है? मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, एरिया आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कितना है, -6k। अब मेरी बात समझना, अब आप बोलोगे नहीं सर एरिया तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप इसका आंसर 6k बोल दोगे, तो ये ना समझी समझी जाएगी। क्यों? क्योंकि सर आपको अभी बिल्कुल नहीं पता कि k पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मान लिया आपने सोचा कि ये नेगेटिव आंसर है एक बारी के लिए, और आपने अपना आंसर बोल दिया कि ये है क्योंकि ये पॉजिटिव है, लेकिन क्या पता कल को k की वैल्यू -1 होती तो फिर ये नेगेटिव नहीं हो जाता। इसीलिए जब भी ऐसे वेरिएबल्स वगैरह आते हैं, हमें ध्यान रखना होगा कि हम क्योंकि श्योर नहीं है कि k की वैल्यू क्या है, इसीलिए लेकिन हम ये चाहते भी है कि हमारा एरिया हमेशा पॉजिटिव रहे, इसके लिए हमें इसके बाहर पे मॉड लगाना जरूरी होगा। अब हम बोलेंगे k कुछ भी हो जाए, लेकिन जब वो मॉड के बाहर आएगा तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब जब इस चीज को आप हल्का सा सॉल्व करोगे, शायद आप मेरी लॉजिक को समझोगे जो मैंने कहने की कोशिश की थी। ये +-18 कर देगा सामने वाले को, जब मॉड हटता है तो +- कर देता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जी सर समझ पा रहे हैं, आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? क्योंकि नेगेटिव तो चलो पॉजिटिव हो जाएगा मॉड से सीधे सीधे, 6k बच जाएगा मॉड के अंदर। तो इसकी अगली लाइन बेसिकली ऐसी होगी कि 6k का मॉड बराबर 18, और फिर मॉड हटता है तो सामने +- आता है, k बराबर हो गया +-3। आई थिंक आपको लॉजिक समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। इस नेगेटिव को तो सीधे मॉड से उड़ा देंगे, लेकिन
बाकी को ऐसे रखना पड़ेगा आपको। डायरेक्ट 6 के आंसर नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि हमें के की वैल्यू नहीं पता थी कि प्लस है कि माइनस है। तो पता चला कि के की दो पॉसिबल वैल्यूज है, प्लस और माइनस में, क्योंकि आप जानते ही हो, खुद ही सोचो कि के की वैल्यू अगर यहाँ पे +3 होगी तो कितना आएगा 18, के की वैल्यू -3 होगी तो -18, लेकिन वो मॉड होने के कारण प्लस ही 18 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं बोलना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, लिमिट्स पर बेस्ड है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन की फॉर्म में करा देता हूं, जैसे मैं हमेशा कराता हूं उसी तरीके से कराता हूं। देखो आप ऐसे करा करो, आपको याद आ जाना चाहिए कि डिटेल लेक्चर आपने देखे थे कैसे कैसे कराता था, मैं उसी तरीके से एकदम वही फॉर्मेट करा रहा हूं। दिक्कत होती है किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के वन शॉट ऑलरेडी बने हुए हैं, उनको आप देख सकते हो, तो उससे क्लैरिटी आ जाती है। फिलहाल इधर देखो, ये बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस है। अगर ये x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, इसका सिर्फ मतलब इतना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगी लिमिट एट दैट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। ये तीनों बराबर होने चाहिए। अब लिमिट LHL का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, यानी कि 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच जब किया जाएगा तब जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, और सिमिलरली जब 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच किया जाएगा तब फंक्शन की जो वैल्यू आएगी। और x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो ये साफ साफ बोल रहा है कि x 0 होता है तो फंक्शन 3 है, तो डायरेक्टली लिख सकता हूं। आपको अगर डाउट होता है किसी भी टॉपिक में मुझे प्लीज बता जरूर देना। हाँ ठीक है, अच्छा समझ रहे हो बात को। अब हमें एक एक करके निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट को, मैं आपको प्रॉपरली समझा रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, वरना हम एकदम से झटके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इधर देखो, प्रोसेस समझो। जब भी ऐसी सिचुएशन रहती है आपको हमेशा क्या करना है, आप बोलोगे लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, यानी 0 में से कुछ घटाना है ना, तो आप कुछ घटा दो h इज अ वेरी स्मॉल नंबर विच इज टेंडिंग टू 0, ऐसा कह दिया। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट लाइन में, सर हम लिखेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन जो हमारा था fx। अब मुझे बताओ जब x, ये LHL का मतलब क्या है, आप बात कर रहे हो x इज लेस देन 0 के लिए, तभी तो 0 नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, तो 0 से कम के लिए फंक्शन क्या था, kx अपॉन मॉड x, यानी कि यहां पे फंक्शन है kx अपॉन मॉड x, लेकिन x को हमने रिप्लेस किया -h से, अब क्योंकि 0 -h, तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा -h, और अपॉन में क्या होना चाहिए। अरे यार मुझे लगता है ना आप खामखा डाउट में आ जाओगे, इसीलिए एक लाइन बचाने के चक्कर में पता चला डाउट में आ गए। इधर देखो, यहां तक की कहानी समझ में आ रही है, अपने से सपोज किया। अब आपने टोटल चीज को, जो आपका फंक्शन था kx अपॉन मॉड x रहना चाहिए था कायदे से यहाँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड यानी कि x 0 से छोटे के लिए बात हो रही है, तो उस समय तो हम बोल लेते कि x 0 से छोटा हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे ये सब्सटीट्यूट हम करेंगे चीजें, तो हमें समझ में आ जाएगा कि सर x के प्लेस पे 0 माइनस h, यानी कि -h बोलना सही रहेगा, और x के प्लेस पे -h बोलना सही रहेगा, और अब ये टोटल h का फंक्शन हो चुका है और h 0 को टेंड कर रहा है। अब मुझे बताओ h कैसा नंबर है, सर h एक पॉजिटिव नंबर है, ध्यान रखना, जिसको मैं टेंड करा रहा हूं 0 की तरफ, वो एक पॉजिटिव नंबर है, ये शॉर्ट है। तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि ये वाले का आंसर ऊपर पे तो जो बचा वो तो माइनस का h है, ठीक है, लेकिन अब ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी कैसी हो गई, सर ये नेगेटिव हो गई, क्यों? क्योंकि h हमें पता है पक्का पॉजिटिव है, तो h पॉजिटिव है, जैसे 2 मान लो एक बार के लिए, तो अंदर क्या होगा मॉड के -2। इसका मतलब अगर मॉड के अंदर की चीज को बाहर लाना होता है तो उसके माइनस होती है, तो उसको एक और माइनस लगा देते हैं। अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो एक माइनस और लगा देंगे मॉड से बाहर आते ही वो चीज पे, तो वो बेसिकली हो जाएगी माइनस का h अपॉन प्लस का h, और इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर -1 आएगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, -1, क्योंकि क्वेश्चन ने ऑलरेडी हमसे बोला हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे ऑलरेडी बोला हुआ है कि ये कंटिन्यूअस है, यानी कि इसका मतलब ये कंडीशंस फुलफिल हो रही है, और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है इसका मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड तीनों इक्वल होंगे। राइट हैंड निकालने की अलग से जरूरत नहीं है, एक नंबर का क्वेश्चन है, कोई खास जरूरत नहीं है। हम सीधे बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड बराबर होगा इसके मतलब 3 के, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई है माइनस का, थोड़ा सा रुकना प्लीज, यहाँ पे के भी है, के रह गया था ना लिखने के लिए, के रह गया था लिखने के लिए, तो के लिख देना प्लीज आप यहाँ पे, तो ये उस हिसाब से माइनस के हो गया, तो माइनस के बराबर सिंपली 3, और के बराबर आपका -3 आ गया। आप आई थिंक समझ गए होंगे, मैंने आपको प्रोसेस समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ प्रोसेस समझने पे फोकस कर रहे होंगे, क्या था, ठीक है। हाँ अच्छा, नेक्स्ट क्या है सर, ये है, अच्छा ये क्वेश्चन तो बेसिकली वेक्टर टाइप से दिख रहा है आपको। देखो द लाइन्स है, पहली वाली लाइन, हम जानते हैं कभी भी लाइन की इक्वेशन r इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में a प्लस लैम्डा बी वेक्टर टाइप की होती है, और दूसरी लाइन की इक्वेशन जो होगी आप कह लो इसे a1 b1 कह लो चाहो तो, और इसे a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b2 टाइप की। प्रॉपर डेरिवेशन के साथ इन चीजों को मैंने वन शॉट्स में कराया रहता है, प्रॉपर करा के कि एक एक चीज का मतलब समझा के, उतनी डिटेल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी कॉन्सेप्ट की, लेकिन क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा यार, प्लीज से ना, आपने पढ़ा होगा वो चीजें, नहीं पढ़ा तो आप नीचे जरूर वन शॉट्स को देखो, बाकी अपने पढ़ाई है। बोलने की बताओ इन लाइन के बारे में खास बात क्या है। देखो अगर आप कंपेयर करोगे तो ये चीज b1 हो गई बेसिकली, और b1 वेक्टर, और ये चीज b2 वेक्टर। सबसे पहले कंपैरिजन इन्हीं में क्या करो, क्योंकि अगर ये दोनों प्रोपोर्शनेट आए इसका मतलब ये पैरेलल है, और क्योंकि मैंने क्वेश्चन देख लिया ऑलरेडी पहले, मुझे पता है पैरेलल, यहाँ दिखा देता हूँ आपको। देखो b1 वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, 2i प्लस 3j माइनस का 6 की गैप,
और सिमिलरली आपका B2 वेक्टर जो दिख रहा है वो दिख रहा है 6i, आपको दिख रहा होगा दोनों प्रोपोर्शनेट है। कैसे पता चल प्रोपोर्शनेट है? इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो ले लो, 2/6, 3/9 और माइनस का 6/-18। आपको हर बारी में रेशियो 1/3 के इक्वल मिल रहा है, तीनों बराबर हैं। इसका एक ही मतलब है कि लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि जब भी लाइन के B1 और B2 सेम होते हैं तो इसका एक ही मतलब होता है लाइंस आर पैरेलल। ये बातें बहुत बेसिक बातें होती हैं, इसमें मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर वाली बात अगर होती कि परपेंडिकुलर, तो तब ये होता कि B1 और B2 वेक्टर का डॉट करने पर आंसर 0 आ रहा होता, तो हम कहते हैं कि वो परपेंडिकुलर टाइप की कंडीशन है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें आपकी होती हैं। आई थिंक आप मेरी बातों को थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। अच्छा, कोइंसिडेंट कब होती? कोइंसिडेंट तब होती, देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, मतलब पैरेलल मान लो, तो ये लाइन 1 और लाइन 2 आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। लेकिन लाइन 1 ये और लाइन 2 भी उसी के ऊपर आ गई, मान लेते हैं ऐसे, तो अभी क्या है, पैरेलल है। हाँ सर, पैरेलल तो अभी भी है, यानी कि B1 और B2 तो अभी भी दोनों के प्रोपोर्शनेट होंगे। लेकिन अब इन दोनों के ये जो पॉइंट्स हैं, ये दोनों भी आपस में क्या कर जाएंगे, आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे, आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था, देखो मेरी बात को चलो समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये लाइन, जो पहली लाइन, अगर आप इस पहली लाइन पे फोकस करो, 1 1 -1 से पास कर रही है, यानी 1 1 -1 से पास कर रही है, और दूसरी लाइन के बारे में पास कर रही है 2 -1 -1 से, यानी 2 -1 और -1 से ये लाइन पास कर रही है सेकंड वाली। अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं तो ये दोनों पॉइंट दोनों ही लाइन में पाए जाने चाहिए, क्योंकि कोइंसाइड करेगी तो जो उसका पॉइंट है वो भी उसी में L1 में L2 का पॉइंट और L2 का पॉइंट L1 में लाई करना चाहिए। अब क्या आप इस चीज को चेक कर सकते हो फटाफट से? आप प्लीज आप चेक करना, इसे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। फिलहाल में एक नजर में तुझे पैरेलल लग रहा है, लेकिन मैं आपके लिए इसे छोड़ रहा हूं कि आप चेक करना कोइंसिडेंट है कि नहीं है। मैंने आपको लॉजिक बता दिया कोइंसिडेंट कैसे चेक करना है, ठीक है। आई थिंक आप समझेंगे बात को। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका क्या रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, ऑर्डर और डिग्री दो चीजें होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपने पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हो गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया, ये हो गया, ऐसी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया, d3y/dx। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर की बातें, ऑर्डर, ठीक है। डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं। इस पूरे केस में डिग्री भले ही हमें बतानी है, लेकिन यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर फाइंड करोगे तो देखोगे कि मैक्सिमम कितने बार डेरिवेटिव हुआ है वाई का। आपको दिखेगा कि मैक्सिमम 2 बार डेरिवेटिव हुआ है वाई का, क्योंकि इस तरफ एक ही बार है। अब उस d2y/dx² की पावर कितनी है वो आपकी कहलाएगी डिग्री, तो जो कि 2 है, इसलिए इसका आंसर 2 होगा। एक बात प्लीज ध्यान रखें, अगर d2y/dx² यहां एक और जगह होता कहीं और उसकी पावर 3 होती तो 3 आंसर होता, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम पावर होगी उसे हम डिग्री कहते हैं। नोट भी कर लो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हल्का सा देख लेना एक बार एक्सरसाइज 9.12, आपको कुछ क्वेश्चन दिखेंगे कि नॉट डिफाइंड वाले क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंड्री, सिंपल सा क्वेश्चन एलपीपी का बना है, देख के घबराने वाली बात नहीं है। एलपीपी का अगर आपने एक क्वेश्चन भी कभी किया हुआ ध्यान से, तो आपसे क्वेश्चन आराम से बनने वाले हैं जो भी पूछे गए हैं सैंपल पेपर में। देखो आपको मैं दिखाता हूं, ये बोलना है कि द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन डिटरमिन्ड बाय अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, यानी कि जो बाउंड्री पॉइंट है, यानी कि जो काम हम पूरी इक्वेशंस को सॉल्व करके ये करके करते हैं, सारा काम उन्होंने करा कराया दे रखा है। यानी वो बोल रहे हैं, आपको समझाने के लिए मैं दिखा देता हूं, वो बोल रहे हैं कि 0,3 एक फिजिबल जो कॉर्नर पॉइंट है वो 0,3 है, और एक है आपका 3,0, और एक बोल रहे हैं कि 1,1, लेटस से 1,1 यहां कहीं पे होगा, इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के ये कॉर्नर पॉइंट्स है, यानी कि जो आपका फिजिबल रीजन है बेसिकली वो इन तीनों पॉइंटों से मिलकर बना होगा। ये आपका सॉल्यूशन है। अगर आप थोड़े से भी एलपीपी का हल्का सा बेसिक भी जानते हैं तो आप शायद समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये आपका सॉल्यूशन है। लेकिन इनका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो हमें दे रखा है z बराबर px प्लस qy, वो बोल रहे हैं कि ये वाला मिनिमम हो जाना चाहिए, जहां पर वो स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि p और q की चिंता मत करो, ग्रेटर देन 0 है। बोल रहे p और q पर क्या कंडीशन लगनी चाहिए जिससे कि हमारा मिनिमम अकर करे 3 0 पे और 1 1 पे। अब मेरी बात समझना, यानी कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मिनिमम अकर करे। अब मेरी बात सुनो, हम करते क्या थे एक्चुअली अपने क्वेश्चंस में, 5 6 नंबर के जो क्वेश्चन होते थे, बड़े क्वेश्चन, उसमें हम सिर्फ इतना करते थे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे हमारा काम होता था कॉर्नर पॉइंट्स को निकालना। जैसे ही कॉर्नर पॉइंट पता होते थे हम ऐसे लिखते थे, देखो हम लिखते थे 0,3 1,1 और 3,0, और यहाँ पे हम लिखते थे अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो भी है z बराबर px प्लस qy। आपको धीरे धीरे टेबल याद आने लग गई शायद। अब एक एक करके इनकी वैल्यू डालते हैं। जब आप यहाँ वैल्यू डालोगे x की तो 0 हो जाएगा, वो डालोगे तो वो 3q हो जाएगा। गॉट इट। सिमिलरली ये हो जाएगा p प्लस q सिंपल, और ये हो जाएगा 3p और ये हो जाएगा 0। आप समझ रहे होंगे, ये आपके रिजल्ट आएंगे। गॉट इट। अब इनमें से हम देखते थे, मान लेते हैं ऊपर वाले का आंसर 1 आता, नीचे का 2 आता, लास्ट वाले का 3 आता, तो हम ये कहते हैं कि z की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, मिनिमम वैल्यू 1 है, ऐसे करके, और बताते कि किस पॉइंट पे वो थी। शायद आप मेरे बात को समझेंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं।
लेकिन इस बार आप देख के नहीं बोल सकते कि 3Q P प्लस Q और 3P में बड़ा कौन है। वो साफ साफ आपको बोल रहे हैं कि आप चिंता मत करो, आप P और Q के बीच में रिलेशन हमें बताओ और हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना। हमने कहा क्या दे रहे हैं भैया, बोल रहे हैं हम आपको इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं कि जो आपका मिनिमम होगा, इसमें कहीं लिख रखा था द मिनिमम ऑफ Z अकर्स यहाँ पर, यानी कि Z मिनिमम जो होगा उनके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Z मिनिमम अकर कर रहा है कहां पर 3,0 पे। अगर Z मिनिमम 3,0 पे अकर कर रहा होता तो उसकी वैल्यू क्या होती, देखो क्योंकि 3,0 पे वैल्यू है क्या Z की 3P, तो 3P होती एक बात। लेकिन वो कह रहे कि वहीं पर नहीं, ये 1,1 पे भी अकर कर रहा है, लेकिन 1,1 पे Z की वैल्यू क्या है सर, उस समय तो Z की वैल्यू P प्लस Q है, ये Z की वैल्यू P प्लस Q। आप सॉरी आप समझ गए बात को, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, समझ गए। ये Z है तो ये भी मिनिमम होता है और यहाँ पे भी मिनिमम होता, तो बेसिकली दोनों के दोनों मिनिमम एक ही वैल्यू होती है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं सिंपली P प्लस Q बराबर 3P। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, कुछ भी 3P माइनस P 2P हो गया और उस हिसाब से आप समझ सकते हो 2P बराबर Q बाई, ये वाला आंसर आपका सही हो गया। कुछ भी नहीं है, मैंने आपको खोल के दिखा रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आपको एकदम से याद आए, अगर आपने पहले पढ़ा होगा कि हाँ ये टॉपिक तो एकदम वही है जो हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ABC डज रोम्बस। देखो रोम्बस हम सभी को जानते हैं कि रोम्बस किसे कहते हैं, हिंदी में जिसे समचतुर्भुज कहते हैं वही है रोम्बस। रोम्बस बेसिकली इस तरह का फिगर हमने देखा, अक्सर हम बोलते हैं काइट जैसी चीजें रोम्बस होती है, फटाफट से सुन भी लो रोम्बस के बारे में दो चार बातें। रोम्बस बेसिकली साइड इसकी सबके सब इक्वल होती है। कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं क्योंकि क्वेश्चन तो छोटा सा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम तभी आएगी जब आपको यही नहीं पता होगा रोम्बस क्या है, अदरवाइज क्वेश्चन में करने लायक कुछ भी नहीं है। रोम्बस की एक प्रॉपर्टी सबसे पहले कि इसकी चारों साइड्स इक्वल रहती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी की स्क्वायर और रोम्बस में बेसिक फर्क यही है कि इसके सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। कैसे नहीं होते, 90 डिग्री के नहीं होते, लेकिन ऑपोजिट एंगल्स इक्वल जरूर होते हैं, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और वो एंगल उस एंगल के इक्वल होगा, लेकिन इनका 90 डिग्री होने का कोई कंपल्सन इनमें नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, जो डायगोनल्स होते हैं, ये जो डायगोनल्स होते हैं ये दोनों के दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर कट करते हैं और इक्वली कट करते हैं। मेरी बात सुन रहे हो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, आप ऐसा समझ सकते हो, यानी कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं। और अगर मैं नामकरण कर दूं इसका, ए बोल दूं, बी बोल दूं, सी बोल दूं, डी बोल दूं, और वैसे भी नाम इनका ABCD है दे रखा, और बोल रखा है इंटरसेक्ट एट ई पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं रोम्बस की प्रॉपर्टी से कि AE बराबर EC होगा और सिमिलरली DE बराबर DB होगा। ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की, समचतुर्भुज की। और क्या इसमें खास बात होती है, मतलब जरूरत नहीं है वैसे, और लेकिन ऐसी बता देता हूं फिलहाल। एरिया इसका होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर आपके जो डायगोनल्स हैं उनका प्रोडक्ट, इस तरीके का लगभग इसके बारे में कुछ बातें। और तो कुछ बताने लायक नहीं है इसमें, और तो सर ऐसी कुछ मुझे ऐसा अभी याद नहीं आ रही है, मतलब अगर यूज होगा तो देख लेंगे, लेकिन मैं सोच रहा था रोम्बस बता दूं आपको, लग गया तो इसलिए बता दिया। फिलहाल ये बोल रहे कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, ई मिड पॉइंट है, ई ए वेक्टर, अगर आप बोले कि ई ए वेक्टर कौन है तो ये है ई ए वेक्टर, ध्यान से देखो। उसके बाद ईबी वेक्टर, सर ईबी वेक्टर कौन सा है, ये ईबी वेक्टर, ध्यान से देखो। ईसी वेक्टर कौन सा है, ईसी वेक्टर ये वाला है, ईसी वेक्टर। ईडी वेक्टर कौन सा है, ये वाला, ये वाला। अब एक बात बताओ मुझे, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को कोई 10 न्यूटन फोर्स से इधर खींच रहा है और कोई 10 न्यूटन फोर्स से इधर खींच रहा है, कोई मान लेते हैं 20 न्यूटन फोर्स से ऊपर खींच रहा है और कोई जस्ट 20 न्यूटन फोर्स से नीचे खींच रहा है। ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा सर, ये कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि इस 20 न्यूटन को ये 20 न्यूटन काट देगा, इस 10 न्यूटन को ये 10 न्यूटन काट देगा। ऐसा ही इस बार भी हो रखा है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ईबी की वैल्यू और ईडी की वैल्यू सेम है, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी वगैरह रोम्बस की हम जानते हैं कि वो बाइसेक्टर पे काटती है, यानी दो बराबर हिस्सों में काटती है। इससे मतलब सीधे सीधे सर ये समझ में आ गया कि नेट इफेक्ट इसका 0 रहेगा, यानी कि कुछ भी नहीं होगा। और बेसिकली आपको ऊपर बोला वही गया, जब वो बोल रहे हैं कि ई ए वेक्टर प्लस ईसी वेक्टर, असल में मतलब क्या हुआ, देखो ई ए वेक्टर और ईसी वेक्टर में क्या रिलेशन हुआ सर, यही तो रिलेशन हुआ नेगेटिव का, क्योंकि मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में डिफरेंट है। सिमिलरली ई ए वेक्टर का दिखा दिया मैंने, ईबी वेक्टर का अगर आप देखोगे ईडी वेक्टर के साथ क्या रिलेशन है सर, नेगेटिव का रिलेशन है, और क्या, यानी कि बस आप इस हल्की सी चीज को अगर आप मैथमेटिकली दिखाना चाहते हो, यहाँ प्लेस करना चालू कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आप दोनों तरफ ऐड कर दो और जो राइट हैंड साइड है उसको भी इधर ले आओ, लेफ्ट हैंड में आपका आंसर 0 के कोल आएगा सीधे सीधे। और 0 वेक्टर कहना सही रहेगा, क्योंकि सारे वेक्टर से वेक्टर का सम वेक्टर होता है, इसीलिए ध्यान रखना। कभी अगर हो सके तो वो 0 भी लिख देंगे खाली आंसर, तो 0 नहीं है, 0 वेक्टर है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है, उससे पहले मैं आपको हल्का सा बता दूं क्या क्या चीजें होती थी, ताकि आपको एक बार हल्के से चीजें याद आ जाए जो आपने पहले पढ़ा था। डेफिनेट इंटीग्रल में मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है, बहुत फेमस चीजें होती है, बहुत फेमस प्रॉपर्टी है -a2a fx dx। ये मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत अक्सर पूछी जाती है, 90% चांस इसी के रहते हैं पूछे जाने के डेफिनेट इंटीग्रल में। इस प्रॉपर्टी के दो प्रॉपर रिजल्ट होते हैं, एक तो होता है 202a fx dx, याद करने वाली चीज नहीं है, मैं हर समय इसे बहुत तरीके से समझाता हूं। एक होता है 0, ये तब होता है इफ f ऑफ -x बराबर f ऑफ x हो जाए, यानी कि जब आपका फंक्शन जो हो जाता है वो ऑड फंक्शन जब हो जाता है, आपका डायरेक्ट रिजल्ट 0 आता है। लेकिन अगर f ऑफ -x निकालने पर आंसर f ऑफ x के ही इक्वल आ जाए, तो फिर हम इसे कहते हैं कि इवन फंक्शन है, और उस समय इसका आंसर डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये होता है जो दिख रहा है।
आपको फटाफट से, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा ताकि आगे के लिए भी काम आए, इसलिए मैं यहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट टेस्ट का वो डिस्कस कर रहा हूँ अगले होने वाले क्वेश्चन का। आप उसे खुद ट्राई करना, पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ। सर आप इधर देखो, आप मुझे वो बताओ ये कौन सा फंक्शन है, ये ना सर साइन फंक्शन है। अगर आपको थोड़ा सा अगर समझ में आता है तो y इक्वल टू साइन एक्स है। मैं आपसे कुछ नहीं कर रहा, एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ -π/2 से π/2 तक साइन एक्स डी एक्स क्या होगा। जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा, मेरी बात सुनो, इसका मतलब क्या है। इंटीग्रेशन का मतलब हमने पढ़ा है कि एरिया अंडर द ग्राफ होता है, और लिमिट दे दी यानी -π/2 से π/2 तक। हम जानते हैं कि ये वाला पॉइंट जो होता है ये π/2 का पॉइंट है। अगर मैं अपने ग्राफ को पीछे को ले जाऊं या पीछे को देखूं कि कैसा दिखता होगा, तो ये ऐसा दिखता होगा, और यहीं पर इसका पॉइंट -π/2 आएगा। अब वो जो ऊपर पे इंटीग्रेशन करने को बोला गया है यहाँ पर, ये वाला ध्यान से देखिए, इसका मतलब है कि -π/2 से आप अपने साइन वाले ग्राफ को लेना चालू करो और तब तक लेते रहो जब तक π/2 नहीं आ जाता, और एरिया निकाल दो। क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो एरिया आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वही निकालने के लिए बोला जा रहा है इसमें। और आपको नहीं समझ में आता कि ये सिमेट्रिक है, जितना इसने एरिया नीचे कंटेन किया है उतना ही एरिया एग्जैक्टली इसने ऊपर कंटेन किया है। सिमेट्री से हम बोल सकते हैं। इसका मतलब अगर ये एरिया ए है तो ये एरिया उसी समय जस्ट -a हो जाएगा। अब आप चाहो तो उसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकते हो कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, फिर लिमिट रखो, ये रखो, वो रखो। अल्टीमेटली मैं सीधे कह दूंगा कि इसका आंसर 0 है। आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रही है, क्योंकि एरिया दोनों के दोनों करें, इसीलिए इन्होंने अच्छा इस साइन एक्स को देखो, अगर आप फंक्शन को देखो एफ एक्स को, तो एफ एक्स कितना है सर, यहाँ पे साइन एक्स है। ध्यान से देखना प्लीज। अगर मैं बोलूँ आपको थोड़ी देर के लिए कि एफ ऑफ -x करो, तो आपको रिजल्ट निकलेगा साइन ऑफ -x, और इसी को आप थोड़ी देर में बोल सकते हो नेगेटिव का साइन एक्स, और फाइनली आप जानते हो कि आपने क्योंकि साइन एक्स को एफ एक्स का है, तो कुल मिलाकर नेगेटिव का एफ एक्स आप इसे कह सकते हो। अब देखो क्या रिश्ता निकला है यहाँ पे, अब समझो। मैं नीचे झुक जाता हूँ, नहीं दिख रहा तो यही तो मैंने कंडीशन कही थी मैंने, यार लिखा नहीं यार, सॉरी। आप भी बोल लोगे यार ये कैसी बात है, आई एम सॉरी। मैंने बोला भले ही था वहाँ पे मेरे ख्याल से, लेकिन लिखना रह गया। ऑड फंक्शन उसे कहते हैं जिसमें नेगेटिव का होता है, ठीक है ना, नेगेटिवली खुलता है, और ये उसे कहते हैं जिसमें पॉजिटिवली खुलता है। यानी एक्स नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो सेम आंसर देता है। यहाँ पे एक्स नेगेटिव रखने पर एक्स पॉजिटिव रखने पर आंसर अलग अलग आते हैं। जैसे एक्स 90 रखने पर आपका आंसर 1 आता है साइन में, लेकिन एक्स -90 रखने पर आपका आंसर कुछ और आता है, 1 नहीं आता, -1 आता है। तो आप देख पा रहे होंगे, देखकर ही हम बता सकते हैं कि साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि वो इस क्राइटेरियन को फुलफिल कर रहा है। इसीलिए हम ग्राफ ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, अगर हम इस रूल को जानते हैं जो कि यहीं से बना हुआ है, कि इसका आंसर 0 होगा। और होगा कैसे वो दिखा दिया। यहीं पर क्यूरियोसिटी रहती है कई बार स्टूडेंट्स के मन में, इसलिए उस क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा शांत करने के लिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ दूसरा वाला। एफ एक्स इज इक्वल टू अगर कॉस एक्स होता बाई चांस तो क्या होता, एक बार देख लो ताकि आपकी प्रॉपर्टी थोड़ी क्लियर हो जाए। थोड़ा सा प्लीज दिमाग भी अपना खोल के रखना, क्योंकि मैं अभी पूरा चैप्टर नहीं बता रहा, वरना मैं इतनी तेजी से इतनी जल्दी नहीं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि ये चीज़ें बताई हुई हैं, मैं एक आगे बढ़ने वाले मोड में चल रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको जो जो बताएगा वो रिवीजन हो जाए एटलीस्ट। देखो ये कितना हो गया सर, ये π/2 हो गया, ये कितना हो गया -π/2 हो गया, और ये कॉस का ग्राफ है, ये 2π तक का ग्राफ है। यहाँ से अगर आप -π/2 से लेते हो, और ये 0 डिग्री है। अगर आपसे कोई फिर से बोले कि सर आप ये बताइए कि -π/2 से π/2 तक cos x dx क्या होगा, तो आप इसका मतलब समझने की कोशिश करोगे। आप बोलोगे सर आप -π/2 से चलना चाह रहे हो, ये बात तो क्लियर है। आप -π/2 से चलना चाह रहे हो, और आप बोल रहे हो कि मैं तब तक एरिया अपना कवर करूंगा जब तक कि मैं +π/2 तक नहीं पहुंच जाता। और इस बार भी आपको एक सिमेट्री दिखनी चाहिए कि जितना एरिया इस तरफ है +a, अगर ये है तो क्या वो -a है? नहीं सर, वो भी +a ही है, क्योंकि जो भी अबव एक्स एक्सेस होता है वो सेम कंसिडर किए जाते हैं, बिलो एक्स एक्सेस में ऑपोजिट साइन लगा देते हैं। आप समझ पा रहे हो? तो इसीलिए ये टोटल एरियाज बट 2a होना चाहिए। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है कि इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि सर 2 टाइम्स कर दो, अगर आप 0 से लेकर यहां तक का एरिया निकाल दो, यानी 0 से लेकर π/2 तक का एरिया निकाल दो सिंपली, और उसी को 2 टाइम्स कर दो तो आपका एरिया आ जाएगा। क्या मैं कह सकता था? सर यही प्रॉपर्टी मैंने यहां पर लिखी हुई है, आप ध्यान से देखो, यही प्रॉपर्टी यहां पर लिखी जा रही है। ये तब आप बोल सकते हो जब आपका फंक्शन इवन फंक्शन हो। अगर आप यहां गौर से देखेंगे अपने cos x नाम के फंक्शन को कि ये इवन है कि ऑड है, तो चेक करने के लिए कुछ नहीं करना होता, सिर्फ x के प्लेस पे -x रखना होता है। जैसे ही आपने x के प्लेस पे -x रखा, cos ऑफ -x चूंकि cos x ही होता है, इसीलिए f ऑफ -x का आंसर कितना है cos x, विच इज सिंपली इक्वल टू fx अगेन। तो आप देख पा रहे होगे कि f ऑफ -x करने पर भी आंसर fx ही आया। इसका मतलब ये एक इवन फंक्शन है, और अगर इवन फंक्शन है तो हम सिर्फ यहां से लेकर यहां तक का इंटीग्रेशन निकाल लेंगे और इसी का जस्ट ट्वाइस कर लेंगे एंड वी विल गेट अवर रिजल्ट। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसी बहाने मैंने आइडिया आपको क्वेश्चंस बता दिए, ठीक है। और इस वाले पर्टिकुलर को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं, कर सकते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। अच्छा, ये प्रॉपर्टी ऑड इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी में बिल्कुल तय मानो कि जब भी आपको माइनस समथिंग टू दैट सेम चीज मिल जाएगी, -a to +a का फॉर्म,
हमेशा ये काम तो आपको पहले करना है, यानी कि जो भी अंदर रखा हुआ है एफ एक्स बोल लो उसे, वो कितना है ई की पावर, इसको सबसे पहले ये चेक करो कि ऑड है कि इवन है, उसके बाद काम करेंगे आगे का जो भी होगा। 2n+1 टाइम्स ऑफ एक्स डी एक्स नहीं, इंटीग्रेशन कर लिए था dx, तो हमें तो सिर्फ फंक्शन को लिखना है। मैं क्या करूंगा सर, मुझे एक छोटा सा काम करना है कि आई नीड टू जस्ट फाइंड वेदर इट इज ऑड और इवन। तो x को -x से रिप्लेस करूंगा, तो x को जैसे ही -x से रिप्लेस कर दूंगा तो cos स्क्वायर -x ऐसा हो गया। और ये क्या है, sin 2n+1 ऑफ -x। आप समझ पा रहे होंगे मतलब क्या है इसका, क्यूब है तो उसको ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे समझने में, ठीक है। अब आप देखोगे ई cos ऑफ -x कितना होता है, प्लस cos x ही होता है, तो उसका स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ cos स्क्वायर x ही हो जाएगा। लेकिन ये चीज जस्ट अ नंबर है, ऐसा समझो थोड़ी देख ले कि sin nx टाइप का है, तो बेसिकली साइन ऑफ -x का आंसर कितना होगा, माइनस का sin x, थोड़ा समझना, माइनस का sin x। और ये इस पे डाउट मत करना, दिस इज समथिंग लाइक अ कांस्टेंट टर्म ओनली व्हिच इज मल्टीप्लाइंग विद आर्ग्यूमेंट, तो sin x की जगह sin 2x sin 3 ऐसा टाइप कुछ, लेकिन इसकी पावर 3 है। और जब पावर 3 होगी, आप जानते हैं पावर ऑड होगी तो वो नेगेटिव भी नेगेटिव निकल के बाहर आएगा, और नेगेटिव निकल के बाहर आएगा तो अब अगर अपने आंसर को आप मैच करोगे तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट, ये क्यूब होगा इसका, क्योंकि इसका भी क्यूब था, दिस रिजल्ट इज जस्ट इक्वल टू दिस, लेकिन नेगेटिव के साथ, तो हम कहेंगे कि नेगेटिव एफ एक्स आ गया। तो आपने सिर्फ इतना पता करने की कोशिश की कि मैंने एफ ऑफ -x कैलकुलेट किया और वो इतना आया, दिस एम्प्लाइज कि जो आपका एफ एक्स था दिस इज एन ऑड फंक्शन, ये ऑड है। और जब भी ऑड फंक्शन होता है, हमने पीछे पे भी देखा, कहाँ गया वो, हमने अरे वो मैंने उड़ा दिया ना, एक्चुअली उसमें आ गया था, लेकिन आपने देखा साइन का भी देखा था, मैंने लिखा था, प्लीज आप उसे देख लेना। जब भी वो ऑड होगा, मैंने आपको बताया था, वो आंसर 0 आएगा, सेकंड वाला पार्ट, इसलिए डायरेक्टली आंसर 0 आएगा। अगर आप कर करके करने लग गए इंटीग्रेशन, कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि चाहते ही वो है कि आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करो, सिर्फ ऑड इवन पता करो और आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या, द वैल्यू ऑफ दिस। देखो ये क्वेश्चन दो तरीकों से हो सकता है, एक सिंपल ट्रिक से देखते ही हो जाएगा, क्योंकि चलो ये बताता हूँ, अदरवाइज क्या करोगे, डेट निकालोगे। डेट कैसे निकालते हैं सर, डेट ऐसे निकालते हैं कि आप रो 1 के या कॉलम 1 के जिसके अबाउट आप कंफर्टेबल हो एक्सपेंड कर दो। मान लेते हैं रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो पहले वाला तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट ही 0 है। दूसरे वाले में क्या करना पड़ता है, नेगेटिव लेना पड़ता है, फिर 2x - 1 लिखना पड़ता है। और अब देखो यहां से ये गया, तो कुल मिला के ये चीज 0 से 0 हो गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 √x हो गया, ये यहां पर बचा। उसके बाद प्लस लास्ट वाले का नंबर है √x वाले का, इस तीसरे वाले का नंबर है, किसका नंबर है सर, तीसरे वाले का, देखते हैं जरा, तीसरे वाले का नंबर है, तीसरे वाले का नंबर। अब हम क्या करेंगे, तीसरे वाले में देखेंगे कि ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये 0 हो जाएगा, तो यहां पर हमारा बन रहा है 1 - 2x इज मल्टीप्लाइंग विद माइनस का 2 √x, और वो तो 0 हो गया, उसकी टेंशन नहीं है। हम इसे सॉल्व करेंगे, हम बोलेंगे कि अगर नेगेटिव का अंदर भेज दो एक बार के लिए, 1 - 2x इज मल्टीप्लाइंग विद 2x प्लस यहाँ पे √x इज मल्टीप्लाइंग विद दिस √x एंड प्लस का माइनस हो गया, एंड विल मेक इट प्लस, ये x हो गया ऐसे 1 - 2x। नाउ जस्ट सॉल्व देम, 2x 1 = 2x और 2 2 = 4x² माइनस का x और प्लस का 2x², ठीक है, 2x² ना, लेकिन ये एक्चुअली ना ये 2 भी है यहाँ पर, मैंने थोड़ा सा एरर किया, ये 2 है ना इसका नेगेटिव का, तो ये 2 को भी लेके चलो, ठीक है, ये 2 को भी अगर आप लेके चलोगे तो बेसिकली यू विल बी गेटिंग यहाँ पे 2x - 2x 1 जार, और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस का, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 2x - 2x भी 0 हो रहा है, आई थिंक 0 ही है इसका आंसर, ठीक है, समझ में आएगा। लेकिन इसका आंसर डायरेक्टली मैंने, इसलिए मुझे बीच में कंफ्यूजन हुआ कि इसका आंसर डायरेक्टली पता जा सकता है, क्यों, क्योंकि अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वगैरह पढ़ाए थे, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, उसमें एक रूल बताया था अभी वन शॉट में भी, कि जब भी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, 0, डायगोनल एलिमेंट जब भी 0 होंगे और साथ में जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में एक स्पेशल टाइप का पैटर्न बन रहा होगा। कैसा पैटर्न सर, दिखाता हूं, जो ये चीज है वही ये चीज है, बस नेगेटिव का फर्क है, जो ये है वही है, नेगेटिव का फर्क है, जो ये है वही है, नेगेटिव का फर्क है, और डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो फिर ये 100% स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, समझ पा रहे हो, तो ये 100% स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑड नंबर होता है, जैसे इसका 3 × 3 है, तो उसका आंसर फिर 100% 0 होता है उसके डिटरमिनेंट का। यानी क्या कहा मैंने, किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर ऑड नंबर है तो 100%, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स 2 × 2 की भी हो सकती है, 3 × 3 की भी हो सकती है, 4 × 4 की भी हो सकती है, लेकिन 3 × 3 वाले केस में जिसमें ये ऑर्डर ऑड होगा, आप डायरेक्टली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आंसर 0 बोल सकते हो, डायरेक्टली भी बोल सकते थे, अदरवाइज करके देख लिया, ज्यादा टाइम लग नहीं रहा वैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एलपीपी का और बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा दिया गया कंस्ट्रेंट ट्रू है कि फॉल्स है। द फिजिकल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, इनमें से कौन सा कंस्ट्रेंट नहीं है। कंस्ट्रेंट ये भी बहुत बेसिक चीज है, आई थिंक आपको याद होगा जब हमने एलपीपी में पढ़ी रहती हैं चीजें। देखो मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल सा तरीका, देखो x एक बार ना फोकस करते हैं, x प्लस इस वाले को लेके देखते हैं, x + y = 2 वाली लाइन कहाँ दिख रही है, ये दिख रही है, थोड़ा ध्यान से देखो इस लाइन को, ठीक है।
अब आप देखो कि 0,0 हम अपनी ईज के लिए लेते हैं क्योंकि 0 0 रखने पे कैलकुलेशन बहुत लेस होता है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, x प्लस वाई बराबर 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जो इक्वेशन दी गई है, मैं इसमें सिर्फ x के प्लेस पे भी 0 और y के प्लेस पे भी 0 रखूंगा। रिजल्ट आएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या सही है? नहीं सर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स मतलब समझ पा रहे हो? फॉल्स का मतलब क्या है? फॉल्स का मतलब यह है कि 0 2 से बड़ा नहीं होता, ना ही बराबर होता है, 0 छोटा होता है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब जब आपने x और y को यहां पर रखकर देखा तो चीज गलत आई। इसका मतलब x और y जो आपने 0 0 रखे थे वो गलत आया। इसका मतलब 0 0 इसके सॉल्यूशन में नहीं आ रहा। मतलब क्या? मतलब ये सर की जो ये लाइन है ये 0 0 को अपने सॉल्यूशन में नहीं रखेगी, इसीलिए अगर इस लाइन का आंसर नीचे की तरफ होता ना, अगर शेडेड रीजन, तो हम कह देते कि गलत हो गया। लेकिन जैसा कि स्टेटमेंट कह रहा है ऊपर देखने में कि फॉल्स है, वैसा ही सच में भी हो रहा है क्योंकि ये लाइन के ऊपर ही गया है सॉल्यूशन, 0 0 की तरफ नहीं गया। ऐसे ही करके एक आधे को और चेक करते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो यानी ये वाला स्टेटमेंट तो सर सही है। सही क्यों है? मेरी बात समझो। सही इसलिए क्योंकि उसने ग्राफ में उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि वो फॉल्स हो रहा था ना, तो 0 0 की तरफ नहीं आना चाहिए था, इसलिए वो नहीं लाया। इसलिए मैं कह रहा हूं सही है स्टेटमेंट। अगेन देखो दूसरा, x प्लस 2y, ये लाइन है, इस लाइन को फोकस कर रहे हैं। x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10। फिर से 0 0 को लोग क्योंकि वो ईज के लिए हमारे लिए सही रहता है कैलकुलेशन के लिए, हम एट 0 0 पर जैसे ही पता करेंगे ये 0 और ये 0, तो 0 इज लेस देन 10। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है सर, क्योंकि 10 बड़ा होता है। बड़ा है या फिर बराबर है? तो बड़ा है, ठीक है, चल गया। यानी कि ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये अपने सॉल्यूशन को 0 0 की तरफ देगी, इसीलिए इसने अपना सॉल्यूशन ऐसे दिया होगा। इसने अपना सॉल्यूशन ऐसे दिया होगा पूरा 0 0 की तरफ, ताकि 0 0 इंक्लूड हो जाए। लेकिन लिया इतना ही इसलिए गया है क्योंकि उन सभी का कॉमन हमें लेना पड़ता है। लेकिन एक आइडिया तो सीधे सीधे आ रहा है कि अगर बाई चांस, मेरी बात समझना, अगर बाई चांस इस लाइन से ऊपर जा रहा होता शेडेड रीजन ऐसे करके, तो हम कहते हैं कि ये गलत दिखा रखा है। अगर शेडेड रीजन इस लाइन के ऊपर होता, क्यों? क्योंकि 0 0 को इंक्लूड करना चाहिए इसने, क्योंकि 0 0 इंक्लूड हो रहा है क्योंकि ट्रू दे रहा है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। मैं जानबूझ के बता रहा हूं, वरना मैं डायरेक्ट वो बता सकता था जो कि इसमें गलत हो रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूं आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, आपको याद आ जाए जो आपने पहले पढ़ा था। ये देखते हैं x-1 कहां है लाइन सर? ये वाली लाइन की शायद बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। चेक करते हैं, फिर से 0 0 रखते हैं, देखेंगे 0 माइनस 0 कुल मिलाकर 0 होता है ग्रेटर देन 1। क्या ये ट्रू है? नहीं सर, ये फॉल्स है। इसका मतलब इसको 0 की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप देखो ये वाले ग्राफ में, अगर आप देखो ये अपने आंसर को 0 की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि इसका आंसर इस तरफ है और इस तरफ में 0 भी आ जाएगा। 0 आना नहीं चाहिए था। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत शो कर रहा है। कुछ बड़ी बात नहीं बोल रहा मैं। अगर आपने एक बार भी पढ़ा है तो आपको क्लियरिटी से समझ में आएगा, अदरवाइज तो फिर यार मैं अभी के लिए कैसे कहूंगा कि प्रॉब्लम होगी। ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होगा हम क्या कर क्या रहे। जिसने एक बार भी पढ़ा है उसे समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करो। तो अगर हम इसको देखें x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 को, तो 0 रखेंगे तो 0 इज लेस देन 1। ये बोल रहा है कि सर ये ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि 0 0 को इस वाले ने इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, और हम देखते हैं कि क्या हुआ है। 0 0 को इंक्लूड किया था क्या इसने? हाँ, हमें दिख रहा है सर कि जो हमारी ये लाइन है, ये वाली लाइन जो कि यहाँ पे शो हो रही है, इसने 0 0 को इंक्लूड किया है, इसलिए हाँ ये वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये वाला गलत है। आई थिंक मैं समझा पाने में थोड़ा सफल रहूंगा, कोई मुश्किल था नहीं। फिर से अच्छा क्वेश्चन है। एक वेक्टर ये है इस तरीके का, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस का 6j कैप एंड देयर इज अनदर वेक्टर, लेट्स से बी वेक्टर उन्होंने बोल रखा है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। 3j प्लस 4k पूछ क्या रहे, इफ ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज दिस, देन द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। सुनो जरा बात को समझो। बेसिकली कंपोनेंट मतलब समझते हो, जैसे फोर्स के कंपोनेंट आप बनाते हो एफ कॉस थीटा टाइप का, बस वैसे ही। तो ए का कंपोनेंट बनाना है किसके अलोंग? बी के अलोंग। तो सीधे सीधे ए को गिरा दो नीचे। ए जैसे ही नीचे गिरेगा तो ये ब्लू वाला जो कलर का वेक्टर ये आपका आंसर है। लेकिन सर इसे तो हम प्रोजेक्शन कहते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है मेरे साथ अभी वेक्टर अलजेब्रा का, वन शॉट में भी ये बात बताई है, तो ये प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन ऐसे निकाला जाता है। ए वेक्टर का उस बी वेक्टर के साथ प्रोजेक्शन ले आता है उसके कैप के साथ। लेकिन सर ये तो डॉट प्रोडक्ट है, ये तो एक स्केलर नंबर है, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि आपको एक वेक्टर बताना है उसके अलावा। प्लीज बात को ध्यान से समझो। वो बोल रहे हैं देन द वेक्टर फॉर्म ऑफ कंपोनेंट, इस कंपोनेंट की वेक्टर फॉर्म बतानी है। जब आप प्रोजेक्शन निकालते हो जो इस फॉर्मूले से, तो आप सिर्फ एक वैल्यू निकालते हो 2 3 4 5 एक स्केलर नंबर, क्योंकि निकलेगी, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं वेक्टर चाहिए, तो ये है किसके अलोंग? सर बी वेक्टर के। तो बी कैप ले लो ना, फिर अब बन गया वेक्टर। अगर एक्स एक्सेस के अलोंग होता तो आई कैप ले लेते, यूनिट वेक्टर ले लेते ना, वह हो गया सर। हमारा आंसर आ गया इन दोनों का डॉट। फिर तो कुल मिलाकर ये हो गया ए वेक्टर का डॉट लेना है हमें बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी के साथ, और फिर उसका मल्टीप्लाई कर देना है बी कैप के साथ। फटाफट से कर लेते हैं। डॉट कैसे लेंगे सर? इन दोनों का डॉट कितना ईजी होता है? 4। हाँ ईजी नहीं होता सर, गलत करवा देंगे आपका ये फटाफट से। जल्दीबाजी में रहोगे ना इतनी ज़्यादा, तो गलत होने में भी देर नहीं लगेगी। फिर देखो
ए वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 6j कैप लिखा हुआ, और ध्यान से देखो बी वेक्टर क्या लिखा हुआ, बी वेक्टर लिखा हुआ 3j कैप प्लस का 4k कैप, ये ध्यान रखा करो, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो है, अपने अब इजी रहेगा करना। डॉट जब करोगे तो 4 0 का 0, 6 3 18 और 0 4 का 0, ऐसे ही करते हैं। डिवाइडेड बाय बी, बी कैसे निकालते हैं सर, मॉड्यूलस निकालना है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, ये आ गया। अब देखो मैंने पहले कहा था कि वो एक नंबर आएगा, देखो नंबर आया 18/5 आया नंबर, लेकिन हमें पहले ही पता था कि भाई ये तो सिर्फ नंबर होगा, अगर डायरेक्शन चाहिए तो आपको बी कैप लेना पड़ेगा, और बी कैप लेने के लिए आपको बी वेक्टर को लिखना पड़ेगा और उस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो कैप निकलेगा। और मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है उसका 5, अभी बगल में लेके देखा, तो 5 5 का 25, तो 18 इंटू 3, ये आ रहा हमारा रिजल्ट 18 इंटू 3j प्लस 4k कैप, 5 5 का 25, ठीक है। और मुझे जो पहली नजर में नजर आ रहा है वो बी नजर आ रहा है, बाकी आप देखते रहना, ठीक है, बी नजर आ रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई भी क्वेश्चन में पजलिंग नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन है, ये देखो जो मैंने प्रॉपर्टीज आपसे मैट्रिक्स की यूज की थी, इस पर क्वेश्चन पूछेंगे वो दबा के जितना चाहे। देखो ये बोल रहे हैं एडजॉइंट ऑफ 2a का डेट कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। अब आपको मैंने पहले ही भी पीछे पे एक प्रॉपर्टी बताई, अगर आपको याद होगा, आपने साथ साथ याद कर लेना चाहिए था कि एडजॉइंट का डेट लेते हैं जब हम, तो वो डेट ऑफ ए n-1 के बराबर होता है, जहां पर n आपकी उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, जो कि इस केस में दे रखा है ऑर्डर 3 है। आप पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। अब क्योंकि जिक्र इस तरह का और का एडजॉइंट ऑफ का समथिंग का डेट, तो मुझे यही प्रॉपर्टी याद आ रही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पर तो क्या है सर, यहाँ पर तो एडजॉइंट ऑफ 2a है, a नहीं है, तो सर कोई बात नहीं, हम भी यहाँ पे 2a लिख देंगे, a नहीं लिखेंगे, उसमें क्या है, लिख दिया। अब 3 के प्लेस सर यहाँ पे n 3 है, आप ध्यान से देखो ऑर्डर 3 है, तो 3 माइनस 1 सीधे लिख के आप 2 लिख सकते हो, यानी 2a का पावर 2 हो गया। यहीं पे गलती करोगे आप, यहाँ पे गलती होने के बहुत चांसेस है, आप मेरी बात समझ पा रहे हो, यहाँ पे गलती होने के बहुत चांसेस है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से आपको डील करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे गलती हो जाएगी। अब ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर देखने पे आओ तो 2a और 2a, यही तो मतलब है इसका, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 2 डेट ए और फिर से 2, ये ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, आप अपने स्टाइल में खोल देना है डायरेक्टली, मैंने ऐसे ही कर दिया, ठीक है। तो 2 तो बेसिकली 2 ही हो गया, क्या ये सही लिखा हुआ, नहीं सर, देखने वाली बात है, अभी रुको जरा, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको ना इसे समझाना पड़ेगा कि एक्चुअली होता क्या है। देखो मेरी बात को समझो जरा, अभी तो मैंने, हाँ इधर देखना जरा, जब आप कभी ना ए लिखते हो, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू है ये एक अभी सिर्फ मैट्रिक्स है, आप समझते हुए चलो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपका कुछ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। देखो ए एक मैट्रिक्स है, ए बी सी डी मान लेते हैं, ठीक है। तो डेट ए क्या होगा सर, डेट ए सर ऐसा दिखेगा, ए बी सी डी टाइप का, समझते हुए चलना। सर 2a कैसा दिखता है, 2a का मतलब है सर 2a 2c 2b 2d ऐसा दिखता है, लेकिन ये मैट्रिक्स है क्योंकि आपने 2a कहा था। तो सर अगर 2a का डेट कहूंगा तो सर ये होना चाहिए, ये ऊपर चीज लिखी हुई है उसका डेट, यानी कि ये। क्या आप मेरी बात यहां तक की बातें समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हैं। अब सोचो एक बारी के लिए कि किसी के मन में ये ख्याल आता कि 2 को हम ऐसा लिख लेते हैं, 2 को बाहर ले आए और डेट को ऐसा, एक ख्याल आ सकता है किसी के मन में, क्योंकि 2 तो एक जस्ट नंबर है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि दोनों बराबर हैं, आप हाथों हाथ पता कर लो क्या ये दोनों बराबर हैं, पता कर लेते हैं। देखो जैसे ही मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, डेट को मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि डेट मल्टीप्लाई जब होता है कोई स्केलर नंबर से, तो वो मैट्रिक्स की तरह मल्टीप्लाई नहीं होता। मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे ही कोई स्केलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ वो इक्वली चला जाता है, इक्वली सारे एलिमेंट के साथ, लेकिन डेट में कभी ऐसा नहीं होता। आप प्लीज ध्यान से समझो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेपरेट पेज में करा रहा हूं। यानी कि जब भी किसी डिटर्मिनेंट से कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो वो उसकी किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के साथ जा सकता है। यानी क्या, यानी सर वो ऐसा हो सकता है 2a 2b cd बस, या फिर ऐसा हो सकता है a b 2c 2d, या फिर ऐसा हो सकता है 2a 2c bd, या फिर ऐसा हो सकता है ac 2b 2d। आप चारों को सॉल्व करके देखो, डिटरमिनेंट निकाल के सबका एक ही आएगा। कहने का मतलब यह है कि डिटरमिनेंट में ये बात बहुत ध्यान रखने वाली होती है, ठीक है। अब इसका उल्टा करते हैं, प्लीज ध्यान से समझना। किसी भी एक को पकड़ लो इनमें से, आप कंफ्यूज मत होना, 4 लिखे हुए मैंने, कोई भी एक को, जैसे मैं मान लेते हैं इसी पे हम चर्चा करने लग गए, इस वाले पे ही हम चर्चा करने लग गए। अब समझना जरा, जो हमने किया हम उसका जस्ट उल्टा करते हैं एक बार। किसका, इस चीज का जस्ट एक बार उल्टा करो। उल्टा मतलब 2 को बाहर निकालो। क्या आप 2 को बाहर सिंपल निकाल सकते हो? अगर आप 2 को बाहर, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर यहाँ पे लिखा होता 2a 2c 2b 2d, आप क्या कहते हैं इसका आंसर, कि 2 बाहर आ गया, सिंपल ये हो गया a c b d। नहीं सर गलत हो जाएगा, अगर आप ऐसा कहते हो कि इसका मतलब ये है, नहीं गलत। क्यों? क्योंकि 2 जब अंदर जाएगा तो किसी एक रो किसी एक के साथ मिलेगा,
लेकिन यहाँ पे ऐसे समझना चाहिए हमें कि पहले हमने इसमें से एक 2 बाहर निकला, वो ये आ गया। अब हम जब दूसरा भी 2 बाहर लेंगे तो वो एक और आएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ऐसे करके एनसीईआरटी में यूज किया है इस कॉन्सेप्ट को। अब देखो इससे रूल क्या बना रहा हूं मैं, रूल को डायरेक्ट समझो, फिर आपको शायद समझ में आएगा, रिवर्स लर्निंग से समझ में आएगा शायद। देखो मैं क्या कह रहा हूं, रूल क्या बन सकता है सर, रूल ये बन सकता है, जब भी कभी के ए का डेट हो, के कोई नंबर है, तो के जब बाहर आता है तो उसकी पावर में एन हो जाता है, और डेट ए तो डेट ए रहता है। समझो बात को, यानी कांस्टेंट सीधे बाहर नहीं आता, वो उसके जितना ऑर्डर होगा। क्यों इस बार 2 की और 2 क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 × 2 के ऑर्डर का था। अगर सोचो ये 3 × 3 के ऑर्डर का होता तो फिर 2 की पावर 3 होता। ये बात है, ये फैक्ट आप समझें प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज करेंगे एग्जाम में आपके। जैसे यहीं पे अब आपको दिख रहा है ये 2 है, तो 2 कैसे करके बाहर आएगा, ये स्क्वायर एक अलग चीज है, उस पर मत जाओ, उस पर डाउट ही मत करो, इसलिए मैं इसे तोड़ देता हूं, ऐसे करके तोड़ देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे, उस 2 से कोई दिक्कत मत लेना। एज अ बिगिनर सिखाने की कोशिश कर रहा हूं इस पर्टिकुलर चीज को। अब सोचो 2 बाहर आएगा, तो 2 सीधे सीधे बाहर आके पूछेगा भाई ए तेरा वो कितना है भाई ऑर्डर, ए बोलेगा मेरा 3 है यार, तो बोलेगा ले भाई मैं 3 लेके आऊंगा, और अपना ऐसे रख देगा ऐसे। सिमिलरली ये भी पूछेगा भाई तेरा कितना ऑर्डर, ये बोलेगा 3, तो ये ऐसे आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने, और मैंने आपको क्लियर भी कर दी पीछे। आई थिंक मैंने इसे तोड़ के अलग अलग इसलिए दिखाया ताकि आप इस 2 में कंफ्यूज ना हो जाओ, बाकी आप एक साथ कर सकते हो अगर आप समझ रहे थे तो। ये हो गया 2 की पावर 3, और वो हो गया बेसिकली डेट ए कितना है -2, तो -2 मतलब आप समझ गए, -2 यहाँ से भी आएगा और -2 वहाँ से भी आएगा, तो बेसिकली इन दोनों के माइनस कट गए, तो 3 3 6 7 8, 2 की पावर 8, यानी कि दैट विल बी द रिजल्ट, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसमें पूरे क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फंसाने वाली, वो माय डियर ये वाला टॉपिक, ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला। ऐसा नहीं है कि फंसाने वाला, मैं बोल रहा हूं अगर आपके दिमाग से स्लिप कर गया, क्योंकि जनरल नॉलेज में हर कोई ऐसे ही सोचता है कि डिटर्मिनेंट है तो 2 का डिटर्मिनेंट ऐसे लिख दो, 1 का ऐसे लिख दो, जैसे मैंने भी गलती से एक बार अभी बीच में ऐसा करने लग गया था। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात। और बाकी तो ये प्रॉपर्टी आप देख ही रहोगे, ये प्रॉपर्टी के बिना क्वेश्चन हिल नहीं पाएगा, एडजॉइंट ऑफ है कि हर बार यूज होती है यार ये प्रॉपर्टी, जब भी एग्जाम में पेपर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरह से कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, लेकिन उसमें 3 की जगह 2 स्टूडेंट दे रखे थे प्रोबेबिलिटी में, कि 2 स्टूडेंट को क्वेश्चन करने के लिए दिया जाता है वाली बातें, वैसे ही क्वेश्चन है। और साथ साथ इन्होंने बोला कि उनके इनको सॉल्व करने के चांसेस ये हैं, और इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे इफ द इवेंट ऑफ देयर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि तीनों के तीनों जो जवाब दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले को पता है दूसरा क्या देगा, दूसरे को पता है तीसरा क्या देगा, मतलब इंडिपेंडेंटली अपना खुल के जवाब दे रहे हैं, तब उनकी प्रोबेबिलिटी ये है आंसर देने की, सॉल्व करने की क्वेश्चन को। बोल रहे बोले इफ द इवेंट ऑफ देयर सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर इंडिपेंडेंट देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या, मेरी बात समझना कहना क्या चाह रहे हैं। अगर ए के प्रॉब्लम सॉल्व करने, मैं इसको पहले डिस्क्रिप्टिव वे में करा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको एकदम शॉर्ट बताऊंगा जिससे आप करोगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, क्योंकि पर्पस ही वही है इस सेशन को लेने का। ठीक है, पी ए इतना हो गया, पी बी इतना हो गया, यानी अगर मैं बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन बाय ए इज गिवन बाय 1/2, सिमिलरली फॉर बी 1/3, सिमिलरली फॉर सी इज 1/4। इस तरीके से इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ए बी सी की जो आपके सामने लिखी है ये है। मैं आपको प्रॉपर्ली वेन डायग्राम वगैरह से समझाऊंगा और एक फाइनली शॉर्ट ट्रिक से भी बता दूंगा। ठीक है, अब सोचो आप एक बात को कि उन्होंने जब ये टर्म यूज कर रखा है इंडिपेंडेंट, तो आपको पता है आपके चैप्टर में एक बुक में सादा सादा एक्सरसाइज है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, वो सिर्फ यही कहती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, अगर कल को आपको कोई कह दे कि ए और बी का इंटरसेक्शन, ये मैं प्रॉपर्ली बताता हूँ, इसका पूरा राज बताता हूँ मैं कि इसका पूरा राज क्या क्या होता है वहां पर, लेकिन अभी वो डिस्कस नहीं करूंगा, अभी डायरेक्ट कंडीशन है, यही तो मतलब है सर इंडिपेंडेंटली अगर सॉल्व कर रहे हैं ए और बी। अगर सोचो बी और सी इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि सर जो बी की प्रोबेबिलिटी और जो सी की प्रोबेबिलिटी है उनका इंडिविजुअल प्रोडक्ट। सर अगर सी और ए, क्योंकि ये यूज भी होंगे इसलिए मैं डायरेक्टली लिख भी दे रहा हूँ और इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस भी हो जा रही है। ठीक है, मान लेते हैं सर तीनों के तीनों सॉल्व कर रहे हैं, ए बी सी, तीनों ने मैंने सॉल्व किया, उसका कॉमन हम देख रहे हैं, इंटरसेक्शन देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इंडिपेंडेंट पी ए पी बी पी सी। अब समझना जरा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सारी बातें दिखेंगी आपको, ये कराया इसलिए जा रहा है क्वेश्चन ताकि आपको दिखे, विजुअलाइज हो क्वेश्चन। ये जानबूझ के मैंने चीजें रख दी क्योंकि इनका नीड पड़ेगी। अब समझना जरा, इधर देखो इसका मतलब क्या था, वेन डायग्राम से समझो। देखो समझ में तो नहीं आ रहा कुछ, देखते हुए चलो, अभी सब आएगा। ठीक है, सब कुछ आएगा, देखते हुए चलो बस। देखो वेन डायग्राम, ठीक है, ये लेट से ए के प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी, यानी अगर ए क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो इस वाले सर्किल में कहीं ना कहीं शेडिंग की जाएगी।
अगर बी के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा तो ये सर्किल, और सी के द्वारा सॉल्व किया जाएगा तो ये सर्किल। इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया। मान लिया ए और बी ने मिलकर के सॉल्व कर दिया तो ये वाला रीजन होगा जिसमें ए और बी दोनों सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ए ने भी ऐसे ही बी और सी कर लेते हैं, ऐसे ही सी और ए कर लेते हैं। और ये वाला रीजन वो है जहाँ पे ए बी सी तीनों सॉल्व कर लेते हैं, जो कि ये वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी और इंटरसेक्शन ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? सी के और ए के बीच के कॉमन को। बी इंटरसेक्शन सी किसे? बी और सी के कॉमन को। ए इंटरसेक्शन बी किसे? इसे। समझ में आ रहा है? एक बात मुझे बताओ, क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा हुआ कि अगर ये तीनों ने सॉल्व करना चालू किया तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? इफ द इवेंट ऑफ देयर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स आर इंडिपेंडेंट देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो क्या ये मैटर करेगा कि ए ने किया, बी ने किया, सी ने किया? नहीं मैटर कर रहा है। वो कुल मिलाकर ही चाहते हैं कि हमने 3 बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि एक ने किया, 2 ने किया, 3 ने किया, किसी 2 ने किया, किसी 3 ने किया, तीनों ने किया। प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए, आंसर चाहिए उन्हें। ये तो आपको नहीं लगता कि वो अपना जो आंसर मांगना चाह रहे हैं वो हमसे कहना चाह रहे हैं कि आप हमें ये रिजल्ट के बारे में बात करो? आपको नहीं लगता कि वो पूरे इस रीजन को चाहते हैं? आपको नहीं लगता? खुद ही बताओ। जहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी वो रीजन है कौन सा सर? यही है, ये सर्किल्स, कंप्लीट सर्किल्स, क्योंकि ये सॉल्विंग का हिस्सा है। और वो जो बच गया, क्योंकि टोटल में से सॉल्व वाला हटा दोगे तो क्या बच जाएगा? नहीं सॉल्व हुआ क्वेश्चन। तो नहीं सॉल्व वाला इसके साइड के जितने बच गया वो सब कुछ है सर। यूनिवर्सल सेट में से सर्किल्स को हटा दो। इन सर्किल्स को क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में सर? ए का यूनियन बी का यूनियन सी, या तो ए या तो बी या तो सी। आपको याद होगा ऐसे करते हैं। बस यही निकालना है आपको। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं यार? ये निकालना था आपको। एक मिनट, समझ पाए थोड़ा बहुत? ठीक है, बस अब देखो आपको ही निकालना था ए यूनियन बी। और ये सेट का सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा, डोंट वरी। पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही करते हैं सर सॉल्व। फॉर्मूला है इसका, कोई टेंशन नहीं है इसकी। माइनस का पी ए इंटरसेक्शन सी, और फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन का एडिशन। बस ये। अरे तीनों चीज़ें आप, सब चीज़ें आपके हाथ में। थोड़ा सा टाइम लगा लेते हैं जरा, ठीक है? मैं उन चीज़ों को डायरेक्टली यहीं पे कर लेता हूँ सॉल्व, ताकि बार बार नहीं जाना पड़े। देखो पी ए की वैल्यू लिख दी मैंने हाफ, पी बी की वैल्यू लिख दी मैंने 1/3, पी सी की वैल्यू लिख दी मैंने 1/4, माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी बी। ये था। इस चीज़ को मैं ये बोल सकता हूँ, और इस चीज़ का आंसर मैं पी ए और पी बी को मल्टीप्लाई 1/2 1/3 कितना देगा? 1/6। अगेन इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/12। अगेन फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई 1/8। मैंने आपको बात समझा दी है, अब हल्का सॉल्व कर रहा हूँ। प्लस करके उन तीनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। 4 × 12 = 24, 1/। इसको सॉल्व करना है। अगर आप देखोगे सब में कॉमन 24 लिया जा सकता है, तो ये ऊपर 12 हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, शायद एलसीएम टाइप ले रहा हूँ। ये 8 हो जाएगा ऊपर, ये वाला 4 छक्के 6 हो जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा। अपना अपना स्टाइल है प्लीज सॉल्व करने का, आप अपने हिसाब से देखना, मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ, ठीक है? 12 8 20, 20 से 26, 26 में से 4 गया 22, 22 में से 2 गया 20, 20 में से 3 गया 17, 17 में से 1 जोड़ा 18, 18/24। 18/24 का मतलब 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 3/4 आंसर है। आप शायद समझ गए होंगे, आप शायद समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, वो आप कर लोगे। मैंने जो मेन फंडा था समझाने का इस पूरी कहानी में वो यही है कि आपको एकदम से समझ में आए कि बात क्या चल रही है। बात चल रही है इन सर्किल्स में से जवाब आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ए जवाब दे, ओनली ए जवाब दे, ओनली बी जवाब दे, ओनली सी जवाब दे, ए या बी साथ दें, बी या सी साथ दें, सी या ए साथ दें, या ए बी सी तीनों साथ दें, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑफ दिस उन्हें आंसर चाहिए। इसका मतलब वो ओवरऑल चाहते हैं पी ए यूनियन बी यूनियन सी कितना है। अब सर थोड़ा सा शॉर्टकट टाइप का कुछ अगर आप बोल रहे थे, देखो इंडिपेंडेंटली काम हो रहा है। अच्छा बताओ, उन्होंने कहा था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप प्रॉब्लम ना सॉल्व हो बता सकते हो क्या? बता सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी का क्या मतलब? ना तो सर ए ने सॉल्व किया, ना तो सर बी ने सॉल्व किया। देखो इसका मतलब ये है, मैं यहाँ पे हल्का सा बता देता हूँ। ना तो ए ने सॉल्व किया, ना तो बी ने सॉल्व किया, ना तो सी ने सॉल्व किया। बेसिकली आपको इसको इंटरसेक्शन में लेना चाहिए ऐसे, यही तो मतलब होगा। ए ने भी नहीं, बी ने भी नहीं, सी ने भी नहीं। इसको आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो? पी ए डैश पी बी डैश पी सी डैश। क्यों सर? क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, इसलिए मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और पी ए डैश किससे निकलेगा? 1 - पी ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी थी? ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ। तो उसके ना करने की सॉल्व कितनी होगी? हाफ ही होगी। उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो ना करने की प्रॉपर्टी कितनी होगी? 1 - 1/3, यानी कि 2/3। उसकी कितनी है प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की? तीसरे वाले की 1/4, तो ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/4। इन सबको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ से तो हमारा आंसर आएगा 1/4। ये 1/4 बता रहा है प्रॉब्लम के ना सॉल्व होने को, यानी आप अगर मैं वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग बताऊं, वो बता रहा है इस वाले रीजन को, ये वाले रीजन को, यानी ये वाले रीजन को, ये वाले रीजन की प्रोबेबिलिटी है 25%, यानी 1/4। तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाने की प्रॉपर्टी कितनी होगी? जब 25% ना सॉल्व होने की प्रॉपर्टी है, यानी 1/4,
तो सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी सर 75% यानी 3/4। समझे ही नहीं यार आप? समझ गए सर, समझ गए सर, समझ गए यार आप तो बिल्कुल ही। आगे देखो, अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स। ये क्या है भाई? यही क्वेश्चन तो कर रहा था ना मैं, 2 बार लिख दिया। अच्छा, 2 बार लिख दिया। अच्छा, ये इसलिए लिखा था मैंने यहाँ पर ताकि आपके लिए वो फॉर्मूला आ जाए, इसलिए आप समझ में आया, ताकि ये फॉर्मूले थोड़ा सा आप बाद में देख लो अगर आपको कोई डाउट वगैरह होता है। सिंपल चीज़ें यार, ये मैंने बहुत बार पढ़ा रही है, आपको कोई डाउट होता है बता दिया करो, ठीक है? मैं वन शॉट्स आपको दे दूंगा। अभी तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ये बहुत ईजी क्वेश्चन, हद से ज़्यादा ईजी, एक्जैक्टली एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कोई बाहर से, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 36 बार, पेपर एनसीईआरटी के अलावा कहीं से नहीं बनेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। ये सैम्पल पेपर ऑथेंटिक है, आप ही के सीबीएसई की तरफ से दिया गया है, और ऐसे ही पेपर भी आता है बोर्ड का, एक्जैक्टली देखा हुआ बिल्कुल। थोड़े बहुत इनोवेशन तो यार टीचर को भी हक है ना करने का, थोड़े बहुत हल्के फुल्के करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं देख भी नहीं रहा आगे करना क्या है, सबको पता है भाई करते हैं क्या इसमें। ये वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्मेट में सॉल्व होगा। 9.4 क्या करोगे, इधर उधर कर दो, dx के अपॉन में x को ले आओ, dy के अपॉन में y को ले आओ, वेरिएबल सेपरेट हो गए। इंटीग्रेट बोथ ऑफ दी साइड, ये आ गया log x प्लस log c बोल दो, क्योंकि x के साथ हम c बोलना पसंद करते हैं। और अब आपके मन में कभी कभी ये सवाल आता है अक्सर बच्चों को, सर c लिखे हैं log c लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। log चल रहा है तो log c लिख दो, नहीं भी लिखते तो फर्क नहीं पड़ता उस बात से, ठीक है ना, फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड की हो जाएगी log a प्लस log b की प्रॉपर्टी से log ऑफ ab, और यहाँ बचेगा log ऑफ y। log सीधे कैंसिल होंगे, सी एक्स बराबर वाई आएगा और वाई बराबर सी एक्स, आपका रिजल्ट आ गया। इसमें कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, 36 बार किया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं यहीं से एक हिंट सा, आपके उसमें एक ऐसा ही क्वेश्चन है जो 10x sec y इस तरह का याद आ रहा है कुछ, 10x sec y dy प्लस 10y sec x dx, इस टाइप का कोई क्वेश्चन याद आ रहा? याद आ रहा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं भी लिख रहा हूँ आप समझ गए होंगे अगर आपने थोड़ा सा भी एनसीईआरटी की बुक पकड़ी है। मैं सोच रहा हूँ कि एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको एक बार मार्क करा दूंगा, आपको जरूरत है तो बता देना नीचे कमेंट सेक्शन। बीच में आया था मेरे मन में आइडिया। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस वेक्टर परपेंडिकुलर, अभी बीच में हाल ही में बताई थी कंडीशन, जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं इसका एक ही मतलब है कि उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, b1 b2 cos थीटा। अब सोचो ना, अगर cos 90 होगा तभी तो ये जीरो होगा, इसीलिए कहा ऐसा, ठीक है? तो ये बातें यार बहुत डिटेल में डिस्कस की होती है मैंने, इतने हवा में तो मैंने आज तक वैसे पढ़ाता नहीं हूँ मैं, लेकिन अब ये वैसी वाली चीज़ें है ना, अब ये मान के कराई जा रही है कि आपने ना पढ़ लिया है, आपको हल्का सा किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर डाउट होगा या दो बातें अगर एक्स्ट्रा बतानी होगी तब के पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। पढ़ाने का काम अभी नहीं हो रहा, वो तो मैंने एटलीस्ट अपने लेक्चर्स में किया है, वन शॉट्स में किया। कैसे करोगे डॉट, 2 3 6 माइनस का लैम्डा इंटू -1 माइनस का लैम्डा 2 इंटू 1 2, दैट विल बी इक्वल टू 2, 6 + 2 8, उधर जाएगा -8, लैम्डा इज इक्वल टू +8। समझ में आ गई बात? क्या पूछा था आपसे लैम्डा, तो दिस विल बी ए रिजल्ट, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो fx इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, अब मैं ना अगर अभी ये ना करा रहा होता ना सैंपल पेपर, मैं शुरुआत से शुरू कर देता कि मॉड x क्या होता है ये वो सो, अभी नहीं करूंगा यार। मैं जानता हूं कि जब भी x 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, अगर आपको प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में बताना, तो मॉड x का आंसर क्या आता है सर, x में खुलता है। लेकिन अगर x 0 से छोटा, भी पीछे भी यूज की थी प्रॉपर्टी हमने, याद करो अभी पीछे भी यूज करी थी कि x जब 0 से छोटा होगा, वो ट्राइंगल वाले क्वेश्चन में। खैर x जब 0 से छोटा होता है तो मॉड x कैसे खुलता है सर, -x में, मॉड x -x में। ये कोई रट्टी वाली बात नहीं है कि खुलता है, पता है हमें क्यों खुलता है भाई, अभी वो डिस्कस नहीं कर सकता मैं यार, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है हमने ऑलरेडी टाइम ज़्यादा ले लिया, फिर बाद में बच्चे ना यार टाइम देख के यार वीडियो ही नहीं ओपन करते यार, पूरी मेहनत बेकार चल जाती है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ यार क्या करें फिर, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब आप लोग तो जब सपोर्ट करते नहीं, x प्लस ये हो गया ऊपर वाला 2x, और ये हो गया जब x ग्रेटर देन 0 है, और ये हो गया लेस देन 0 पे 0 आंसर हो गया। यानी इस कर्व को हम बना सकते हैं सर, कैसे बना दोगे आप, देखो ऐसे बनाएंगे, एक्स एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है सर, वाई एक्सिस है। अब समझो जरा प्लीज बात को, क्या समझे सर? इसमें जब x 0 से बड़ा, यानी कि इस वाले रीजन में ये बोल रहे हैं कि ये, क्योंकि ये क्या होता है काइंड ऑफ y ना, तो y बराबर 2x होगा। y बराबर 2x कैसा होता है, ऐसा, यही तो होता है ओरिजिन से जाने वाली लाइन, y इज इक्वल टू mx का फॉर्मेट। पीछे मत लाना, क्यों? क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए वैलिड है। लेकिन जब x 0 से छोटा होगा तब y 0 होगा। y 0 का मतलब ये वाली एक्सिस, ये आप समझ पा रहे होंगे। यानी कि व्हेन वी आर, यहाँ रुक जाता हूँ, x इज लेस देन 0 के लिए आपका कर्व इस पैटर्न को फॉलो करेगा। यानी जब वो इन्फिनिटी से आ रहा है नेगेटिव से, तो वो बिल्कुल रेंगता हुआ आ रहा है एक्स एक्सिस में। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पहुंचा, इसके बाद उसने एकदम से क्या कर दिया, एकदम शार्प लेके यहाँ से विदा हो गया, यहाँ से चलेगा कर्व। ये कर्व है आपका, एक्चुअली ये कर्व बना आपका। और हमें पता है, बहुत बार बोलता रहता हूं कि जब भी किसी कर्व का किसी पॉइंट पर शार्पनेस आती है तो वहां पर वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है।
और तरीके भी है करने के, लेकिन ग्राफ बेस्ट तरीका होता है। आप देख सकते हो कि x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, यहाँ पे शार्पनेस आई है, इसलिए ऐसे x इज इक्वल टू 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो पूछा हुआ है कि डिफरेंशिएबल कहाँ पर है, सर ये माइनस इन्फिनिटी से जब तक 0 नहीं आ जाता, यानी 0 को एक्सक्लूड करके, और फिर 0 से ऊपर सभी नंबर के लिए ये डिफरेंशिएबल है, क्योंकि उसके अलावा कहीं शार्प नहीं दे रहा। तो इसलिए दैट विल बी द रिजल्ट। आई थिंक यू गॉट इट, आई थिंक यू गॉट इट। समझे तो नहीं गई? जैसे एग्जाम्पल के लिए ना यार, आप ऐसे समझो, जैसे आपको कोई कहेगा कि भाई वो बताओ ये चीज़ है, ये कौन है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स होता है इस तरफ और y इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है, कहाँ गया, क्योंकि y इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है इस तरफ, ये तब होता है व्हेन x इज लेस देन 0, ये तब होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ये पॉइंट पे अगर आप गौर करोगे, ये शार्पनेस का पॉइंट है, ये पॉइंट पर मॉड एक्स नॉन डिफरेंशिएबल होता है। हम चेक भी कर लेते हैं इसे, ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जहाँ पे भी शार्पनेस आएगी वहाँ पे आपका कर्व क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस 2, ये मॉड के अंदर है। अब ये ग्राफ ऐसे बनता है, ये 2,0 पे, यानी कि एट x इज इक्वल टू 2 पर ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। अब ये कर्व कैसे बनते हैं सारी कहानी में बताता हूँ, इसलिए लेक्चर प्लीज देखा करो, मेरे कंपटीशन वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी देखा करो, ठीक है। अभी ऐसा नहीं कि आपका खत्म हो गया तो 12th बस। अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन कोसाइन हम जानते हैं एलिमेंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये बोले नहीं जी डायरेक्शन कोसाइन तो हम बोल रहे हैं आपको 1/c 1/c 1/c, यानी सेम टू सेम है तीनों। और ये हम फैक्ट डायरेक्ट भी जानते होंगे शायद, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये अलग तरीके से पूछा गया है, बस आपको याद होगा तो, क्या लाइन इज मेकिंग अ इक्वल एंगल विद ऑल द एक्सिस, ऐसे करके। खैर हमें बिल्कुल डायरेक्शन कोसाइन जब भी कहते हैं सीधी प्रॉपर्टी याद आती है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1। छोटी मोटी प्रैक्टिस है हमारी, कोई रटी रटाई बातें नहीं चल रही। 1/c का स्क्वायर 1/c का स्क्वायर 1/c का स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 3/c का स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज 3, ये हो जाएगा। कुल मिला के c इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 3 आ जाएगा। शायद आप समझ रहे होंगे, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन और जो कि इसका सेकंड बी पार्ट वगैरह है, वो सब मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट सेशन में। ये सिर्फ इसीलिए कराया गया था कि ये जो मेथडोलॉजी समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको। पता चला मैं ऐसे ही करते करते 4-5 घंटे तक पढ़ाता रहता और अगले दिन देखता कि किसी को पसंद ही नहीं आया, किसी ने देखा ही नहीं वीडियो, किया इतना लंबा क्या। मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपको मेथडोलॉजी पसंद है। अगर आपको समझ में आया कि हमें ऐसे ही करने सारे क्वेश्चन, तो आप मुझे बता देना, हम फटाफट से बाकी के सेक्शन भी कर लेंगे। अभी फिजिक्स के भी हमें फिर उसके बाद करना है। अदरवाइज मैंने अभी स्टूडेंट से पूछा था पोस्ट वगैरह में, ज़्यादातर ने कहा था फिजिक्स ही का करना है, वो तो फिर मैंने मैथ्स का तैयारी पहले कर ली थी, इसकी ये फाइल वगैरह बना ली थी, इसलिए मैंने मैथ्स से शुरू कर दिया। आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर विजिट करें, वन शॉट्स के लिंक वगैरह वो सब कुछ वहाँ पे दिए गए हैं।